जहाँ सिर्फ आप एलएलएम में सिंगल रिक्वेस्ट भेजते हैं वो रिस्पॉन्स करते हैं। एजेंटिक है जहाँ पे आपका एजेंट जो है वो भी एलएलएम को मल्टीपल रिक्वेस्ट भेजता है, उसके अगेंस्ट फाइनल रिस्पॉन्स हासिल करता है। तो हमें जो चीज़ पता चली कि जनरेटिव एआई और एजेंटिक एआई का सिंपल सा फर्क एक ये भी समझ आता है कि सिंगल रिक्वेस्ट भेज के एलएलएम से रिस्पॉन्स लाने को हम जनरेटिव एआई कहते हैं, या फिर जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एलएलएम और यूजर इंटरेक्शन शामिल हो उसे जनरेटिव एआई एप्लीकेशंस कहते हैं। और उसी का एडवांस वेरिएंट कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो किसी भी एजेंटिक फ्रेमवर्क के तहत जनरेट की जाए, उसे हम क्या कहेंगे, उसे एजेंटिक एआई। अब वो एजेंटिक फ्रेमवर्क कोई सा भी हो सकता है। इस वक्त जो दुनिया का बेस्ट एजेंटिक फ्रेमवर्क है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन सा है, अपने एजेंट एसडीके। इससे पहले भी हम कुछ कर रहे थे एजेंटिक फ्रेमवर्क थ्रू ए, उससे पहले भी हम एक और एजेंटिक एआई फ्रेमवर्क कर रहे थे। अच्छा, आप लोग उसमें शामिल नहीं थे और वो कौन सा था, लैंग्रा। लैंग्रा, ठीक है। इसके अलावा हमने पर्सनल यानी लर्निंग पे भी चीज़ें स्टार्ट की थी जिसमें आप लोग जेल भी शामिल थे। इसके अलावा और भी बैडरॉक वगैरह पे तमाशा चल रहे हैं। अब डिपेंड करता है इस वक्त दुनिया में बेस्ट एजेंटिक फ्रेमवर्क हमारे पास मौजूद है। अच्छा, जनरेटिव एआई या फिर एजेंटिक एआई की सबसे बड़ी या सबसे पावरफुल जो फीचर है वो फीचर कौन सा है, टूल कॉलिंग। तो टूल कॉलिंग हमें करवाना है। टूल कॉलिंग में क्या होता है कि हम टूल यानी फंक्शन बनाते हैं, उसके ऊपर डेकोरेटर लगा देते हैं और वो डेकोरेटर कौन सा था, टूल कॉल या फंक्शन टूल। फंक्शन टूल, तो फंक्शन टूल के तहत ही काम होता था और उसके बाद आप उसको विजुलाइज करवाते हैं। एक मिनट के लिए ये क्या है, क्या मतलब बताओ क्या बनाया। वाइट बोर्ड होता है वो, उस पर थोड़ा समझ आता है। वैसे लेवल 2 का कोई सीखने वाले कितने लोग थे आज, लेवल 2 दो लोगों ने हैंड रेज किया। कौन कौन लेवल 2 वाले, अभी ज़्यादा कैसे हुआ। ओपन एजेंट एसडीके लेवल 2 एग्जाम सोच समझ के दिए तो ना ठीक है। 80 वाले तो कल के 3 लोगों ने लाइक ट्राई किया था और 2 लोग पास हुए। तो अब आप अच्छी तरह अगर आपकी तैयारी है तो मुझे बताएं, मुझे सिर्फ 30 डालनी है, ठीक है। तो दोबारा से पूछ लेता हूँ कि लेवल 2 अपने एजेंट एसडीके जो सर्जिया वगैरह जिसे हम कह रहे हैं कॉम्प्लेक्सिटी लेवल 9 है, वो कितने लोग देना चाह रहे हैं, 1 2 3 लोगों ने, 4 5, अच्छा 5 लोग। अच्छा, ये 5 लोग बड़े कीमती लोग हैं। 3 चेयर हमारे पास यहाँ पे रखेंगे, 2 चेयर हम या तो पीछे से उठा के ले आए स्टेज के ऊपर, तो 5 यहाँ पे आगे एग्जाम में, ठीक है। तो 9:30 बजे या 10 बजे हम वहाँ की स्टार्ट करेंगे, अभी परमिशन करेंगे या जो डिस्कशन करेंगे, तो फिर जो भी देखें यहाँ पे बैठ के देगा लेवल 2 का एग्जाम हमारी आंखों के सामने, ठीक है। प्रॉब्लम तो नहीं। अच्छा, लेवल 1 तो आप इतने सारे हैं, सारे आप लोग री अटेम्प्ट भी करना चाह रहे हैं, है ना, और फर्स्ट अटेम्प्ट भी करना चाह रहे हैं। री अटेम्प्ट कितना करने चाह रहे हैं, कितने लोग हैं, और फर्स्ट अटेम्प्ट कितना है आज अपने एजेंट लेवल में री अटेम्प्ट वाले, और बाकी जो आज शायद लेना भी चाह रहे हैं वो भी 100 करते हैं, जिस पता तो चल जाएगा। अच्छा, बहुत कम लोग, ओके, इन्होंने पास कर दिया बात इसमें। अच्छा, वो 100 करें जो कभी टेस्ट नहीं देते। अच्छा, अब इनमें दूसरा हैंड भी वो रेस कर लेंगे, अभी हैंड रेस करने आपने और दूसरा हैंड वो रेस करेंगे जो पास भी करेंगे।
पास कर लिया ना। अच्छा, 1 2 3, तो इसका मतलब 1 2 लोग हैं जो कि टेस्ट दोबारा क्लियर नहीं करना चाहते, या फिर वो दिल फर्स्ट बर्दाश्त अटेम्प्ट भी नहीं करना चाहते, कुछ ऐसे हो बर्दाश्त सकता हो है। ओके, केस तुम्हारा मेरे क्या पास आ मतलब चुकी क्या माजरा है सारे तुम्हारा? नंबर के फर्स्ट भी बाद अटेम्प्ट नहीं आपको करना कोई चाहते? एग्जाम हो जाएगा। मेरे शो ही नहीं हो रही, ये प्लीज बुर आप माजरा है। स्टार्ट तो हो बात जाओ। तो करो, स्टार्ट तो सीधे बात हसीब करो। भी हमारे पास मौजूद है। अच्छा, हसीब आपको हसीब भी आपको कीज वगैरह डाल दी। ये क्या डाले सर? यार ओके दोस्तों, तो बात हो रही है मॉडल कॉन्टैक्ट्स प्रोटोकॉल। जनरेटिव एआई का या फिर एजेंटिक एआई का सबसे पावरफुल फीचर जो था वो था टूल कॉलिंग। और टूल हम लोग या जितने भी आपके एजेंटिक एआई इंजीनियर्स थे वो बनाते थे। और टूल बनाने का वाहिद तरीका ये था कि आप उसका डेकोरेटर या जो भी आपके पास टूल मौजूद है उसका स्कीमा लिखते थे। और उसके स्कीमा, चलो उसकी कीज तो फिक्स है कि वे फंक्शन का नाम होगा, उसका डिस्क्रिप्शन होगी, उसके पैरामीटर होंगे, रिक्वायर्ड पैरामीटर्स होंगे। लेकिन प्रॉब्लम उनकी जो वैल्यूज, यानी जो आप उसके डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, उसकी कुछ डिस्क्रिप्शन तो स्टैंडर्ड पाइडेंटिटी से क्या है कि भाई डेटा टाइप क्या होता है, ठीक है, इतनी, और उसकी रेंज, तो ये दो चीजें वहां से उठ के आ जाती हैं। लेकिन तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है डिस्क्रिप्शन, जिसे आप कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अच्छा, पहले प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होती थी, अब कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग कहलाती है। तो कॉन्टेक्स्ट और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में क्या था? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में सिर्फ यूजर इनपुट जो था, सिस्टम इनपुट जो था, या फिर टूल मैसेज जो था, उसे हम कंट्रोल करते थे। अभी भी एलएलएम के पास ये चार चीजें चाहिए होती है ना। पहली चीज यूजर इनपुट, दूसरी आपके पास क्या होता है सिस्टम इनपुट, तीसरा टूल स्कीमा और टूल मैसेज। ये चार चीजें इनपुट जा सकती हैं एलएलएम के पास, अभी भी वही जा रही है एजेंटिक एआई से। लेकिन ये चार चीजें जो जारी हैं उसके अंदर एक वर्ड इस्तेमाल होता है कॉन्टेक्स्ट। कि कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? ये भी कल कॉन्टेक्स्ट मेरी का बात मतलब और थी है कॉन्टेक्ट कोई इंजीनियरिंग की। भी आज पढ़ा दी एक्सटर्नल मैं वाली। रिसोर्स से डेटा उठा के हम एलएलएम तक पहुंचाएं। कोई भी एक्सटर्नल सोर्स, कोई भी एक्सटर्नल सोर्स क्या हो सकती है? आप कोई डेटाबेस से डेटा उठा के भेजते हैं, फिल्टर करके कोई फंक्शन चला के, आप कोई वेब सिस्टम से डेटा निकाल के वहां तक पहुंचाते हैं, आप कोई डेटाबेस के अलावा हमारे पास कॉन्टेक्स्ट, अपने एजेंट कॉन्टेक्स्ट पे हमने पढ़ा था। तो कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है कि आपने एक फंक्शन बनाया जो कि डायनामिक इंस्ट्रक्शन से डायनामिक इंफॉर्मेशन जो है वो कॉन्टेक्स्ट से उठाता है। तो कॉन्टेक्स्ट का मतलब है ऐसे कोई भी एक्सटर्नल सोर्स से डेटा उठा के, लिमिटेड या फिल्टर हुआ डेटा उठा के हम एलएलएम तक जो पहुंचाते हैं वो सारा कॉन्टेक्स्ट। लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, डेटाबेस से डेटा उठाना, फंक्शन को कॉल करना, फंक्शन का स्कीमा, वेट का हमेशा चीजें। उसके अंदर एक प्रॉम्प्ट भी आ जाता है, उसमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी शामिल हो जाती है। तो कॉन्टेक्स्ट के अंदर हर चीज शामिल होती है। तो पहले हम सिर्फ टूल के लिए काम करते थे, आज हम जो काम करते हैं वो कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट के लिए काम करते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग का नया कॉन्सेप्ट आ गया जिसे हम पहले प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते थे, लिमिटेड स्कोप था, और अब वो क्या है? कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। अच्छा, आई थिंक मैं प्रोजेक्टर ऑन है, लाइट्स ऑफ करवा दें ताकि आप लोग कुछ तो देख सकें। यार इस टॉपिक पे कल बात हो रही थी मेरी ना, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग में। नहीं, ये कब आया? तो ये भी टाइम नहीं हुआ है। मैंने अब पीएस वालों ने पढ़ाया नहीं और आज पढ़ा दिया कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एडवांस। एमसीबी पढ़ाएंगे। कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग तो फिलहाल कह रहे हैं ना। ओके दोस्तों, तो हम अपनी पैरावर्सिटी की मैप रेपो पे आ गए। लर्न एजेंटिक एआई,
थोड़ा सा स्विच कर लेते हैं। आज तो तुम्हें क्या सर्च साफ करा है? आज तुम्हें साफ दिखाई दे रहा है लेकिन सुनाई नहीं दे रहा। सर्च नहीं किया। मुझे क्या पता। 01 के अंदर हमारे पास 22 के अंदर है कॉन्टेक्ट्स इंजरी। तो तस्वीर देखें, नजर ही नहीं आ रही चीज, करते हैं कुछ। अब नजर आ रहा है कॉन्टेक्स्ट इंजरी ओवरऑल आपकी क्या है पैरेंट फील्ड, उसके अंदर रैट सिस्टम भी आ रहा है, उसमें प्रॉम्प्ट इंजरी भी आ रही है, उसमें स्टेट हिस्ट्री भी आ रही है, उसमें मेमोरी भी आ रही है, उसके अंदर स्ट्रक्चर आउटपुट भी आ रही है। तो ये सारी की सारी चीजें जितनी भी आपको नजर आ रही हैं, ये क्या है आपके पास कॉन्टेक्स्ट इंजरी। अच्छा, अब वर्ड के ऊपर हम गौर करते हैं। मॉडल एलएलएम लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो कि दुनिया का बेस्ट, अभी जैसे कि कहा जा रहा है ग्रॉक 4 जो है उसने तमाम के तमाम बेंचमार्क जो है वो लाइक क्रॉस कर दिए, बहुत अच्छे के आ रहे हैं। लेकिन जब आप परचेस करेंगे तो भी हम देखेंगे तो ग्रॉक 3 तो भी फ्री में हमें मिल रहा है, ग्रॉक 4 अभी तक एक्सेस नहीं मिला फ्री वाला, तो अभी अपग्रेड करने का कोई इरादा नहीं है। अच्छा जी, तो ग्रॉक 4 के रिजल्ट यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल आपके पास है सबसे पहले मॉडल। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल ये नहीं है, तो उसको कहा मॉडल। तो एआई का जो भी दुनिया का बेस्ट मॉडल है वो शामिल होगा इसमें। फिर दूसरी चीज होती है सी से कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट करने की सारी चीजें आ गई उसमें, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, इसमें रैक सिस्टम है, उसके अंदर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म प्रोसीजर सारी जो मेमोरी की तैयारी है वो सब शामिल है। अच्छा, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर आउटपुट और इसके अलावा चीजें होंगी। मैं कह रहा हूँ एक्सट्रैक्टेड सोर्स से कोई भी इंफॉर्मेशन उठा के हम एलएलएम तक जो पहुंचाते हैं उसे हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट। तो जिसके ऊपर एलएलएम काम करेगा, जिसके बिहाफ के ऊपर सारे फंक्शन कॉल कर रहा वो सब कुछ करेगा, तो कॉन्टेक्स्ट हमारे पास है। अच्छा, फिर है प्रोटोकॉल। अब ये तो दोनों चीजों से हम फैमिलियर थे, मॉडल और कॉन्टेक्स्ट से। नई चीज आ रही है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल के वर्ड से कितने लोग, क्योंकि सारे कंप्यूटर साइंस के बैठे हुए हैं, कितने लोग फैमिलियर हैं? मुश्किल से 5 या 6 आपके लोगों ने हाथ बढ़ाया। प्रोटोकॉल का मतलब होता है तो अब इसके अंदर है क्या 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 चीजें उसके ऊपर फोकस करने की कोशिश करें। अच्छा, दो चीजें तो हमें बहुत आसानी से समझ आ रही है कि मॉडल और कॉन्टेक्स्ट क्या है। अब हमें समझना है प्रोटोकॉल, और जितना गेम हम यहाँ पे खेलेंगे एमसीक्यू का वो है प्रोटोकॉल। हमारे पास एक एजेंट दूसरे एजेंट से जो बात करता है, डेटा ट्रांसफर करता है, हैंड ऑफ करता है या फिर हैंड ऑफ करता है, कोई भी काम करता है, एक एजेंट दूसरे एजेंट तक जो इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा उसे हम कहेंगे, जिस तरीके से पहुंचाएगा उसे हम कहते हैं प्रोटोकॉल। अच्छा, प्रोटोकॉल को अगर आप नॉर्मल जिंदगी में देखते हैं, कराची में और पाकिस्तान में प्रोटोकॉल कल्चर आप वो देखते हैं, ठीक है, कि वजीर आजम जाएंगे या वजीर आला जाएंगे तो पूरा शहर फैसले बंद कर देंगे। अच्छा, अब वो क्या है प्रोटोकॉल है कि सदर पाकिस्तान जब भी कराची में या किसी भी सिटी में जाएंगे तो जिस जगह से वो गुजरेंगे तमाम जो भी ट्रैफिक उनके लिए रोक दिया जाता है, जो कि गलत है, ठीक है। फिर इसके अलावा क्या होगा, जब उनकी गाड़ी गुजरेगी तो एक मखसूस प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल का मतलब है पर्टिकुलर एम्बुलेंस भी होगी, मोबाइल्स भी होगी, मुख्तलिफ टाइप की आपकी गाड़ियाँ भी होगी, अच्छा, और इसका बाइक्स भी होगी। तो ये प्रोटोकॉल जो भी सदर पाकिस्तान बनेगा उसको ये प्रोटोकॉल दिया जाएगा, वो जिस सिटी में भी जाएगा या जिस जगह भी जाएगा उसका प्रोटोकॉल उसे मखसूस तरीके से लेके पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना, ये होता है प्रोटोकॉल। और मुख्तलिफ डेटा टाइप यानी मुख्तलिफ जो आपके पास डेजिग्नेशन है उनके मुताबिक उनका प्रोटोकॉल चेंज होता है। प्राइम मिनिस्टर का अलग प्रोटोकॉल है, सदर पाकिस्तान का अलग प्रोटोकॉल है, वजीर आला का अलग प्रोटोकॉल है, और इसी तरह एक एसपी या एसएसपी है उसका अलग प्रोटोकॉल। तो हर डेटा टाइप के हिसाब से उसको प्रोटोकॉल दिया जाता है। तो जो जो भी उस डेटा टाइप का होगा, डेजिग्नेशन का होगा, डेटा टाइप मतलब डेजिग्नेशन,
उसको हमेशा वही प्रोटोकॉल दिया जाता है। अब प्रोटोकॉल का मतलब है कि एक मखसूस डेटा को मखसूस तरीके से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने के लिए जो मखसूस तरीका इस्तेमाल होता है वो कहलाता है प्रोटोकॉल। अभी प्रोटोकॉल का नोड जो है वो स्टार्ट कैसे हुआ और इसके अंदर क्या क्या चीजें हुई। अच्छा, तो सर जी ने कोई एक रैपो के अंदर फोल्डर बना दिया जिसका नाम ही क्या है, चेक करें क्या नाम रख दिया, 03 AI प्रोटोकॉल्स। तो इसके नाम से पता चल रहा है कि प्रोटोकॉल्स जितने भी एजेंट्स की दुनिया में प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आते हैं। तो प्रोटोकॉल्स क्या है, देखिए कहानी स्टार्ट हुई नेटवर्किंग से, जब हम अपने एक कंप्यूटर को ग्लोबल नेटवर्क से कनेक्ट करें या इसको और बहुत आसान किया जाए, क्लाइंट टू सर्वर कम्युनिकेशन के लिए हम जो तरीका इस्तेमाल करते हैं, कनेक्ट होते हैं, डेटा ट्रांसफर करते हैं, वो हम प्रोटोकॉल के तहत काम करते हैं। ठीक है, तो अब प्रोटोकॉल हमें समझ आ रहा है कि मखसूस तरीका है जिसके जरिए से मखसूस डेटा टाइप को कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी तक लेके जाया जाता है। या इवन इंटरनेट में भी आपका डेटा इनपुट डिवाइस से आपकी सीपीयू तक जाना और वापसी आपको आउटपुट डिवाइसेस का रिस्पांस मिलना, तो वो डेटा भी एक मखसूस प्रोटोकॉल से गुजर के जाता है। अच्छा, उन्होंने क्या किया कि प्रोटोकॉल फिक्स कर दिया नेटवर्किंग के अंदर मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स। सबसे बुनियादी जो प्रोटोकॉल है जिससे कंप्यूटर ए कंप्यूटर बी से कनेक्ट होता है, वो बुनियादी चीज क्या होती है, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। आप अपने कंप्यूटर को नेटवर्क के साथ जब कनेक्ट करते हैं तो सबसे पहला जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है जिससे यूनिक कंप्यूटर को आइडेंटिफाई किया जाता है, वो क्या होता है, आईपी एड्रेस। इंटरनेट प्रोटोकॉल। अच्छा, फिर इसी तरह टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। टीसीपी आपके कंप्यूटर में जो भी टाइप का डेटा है, जो भी ट्रांसमिशन होती है, ट्रांसमिशन का मतलब क्या है कि डेटा पॉइंट कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी तक जाए। अब वो क्लाइंट से सर्वर पे जाए, सर्वर से वापसी क्लाइंट पे आए, बात तो वही है, ट्रांसमिशन हो रही है। तो जितनी भी आपकी ट्रांसमिशन होती है कि कौन से सर्वर को क्या रिक्वेस्ट भेजिए, कौन सा सर्वर आपको वापसी क्या रिस्पॉन्स भेज रहा है, उसकी जो ट्रांसमिशन हो रही है और कौन सा टाइप का डेटा जा रहा है, कितने पैकेट जा चुके हैं, कितने पैकेट अभी बाकी हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन, कितने पैकेट लॉस हो चुके हैं, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कौन रखता है दोस्तों, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अच्छा, सवाल ये कि प्रोटोकॉल नेटवर्किंग की दुनिया में तो बेतहाशा, आपको सब पता होना चाहिए, लेकिन वो पता कैसे चले। तो यहाँ पे एमसीपी के अंदर ही अगर हम आए प्रोटोकॉल्स के अंदर 01 है एमसीपी कॉन्सेप्ट, और यहाँ पे अगर मैं एक्स्ट्रा वाले ना हूँ सबसे आसान, तो यहाँ पे देखिए सारे के सारे प्रोटोकॉल्स मौजूद हैं, ऑलमोस्ट 14 प्रोटोकॉल्स। तो जो भी चीज़ आप पढ़ते हुए आए हैं देखिए, ये सारे के सारे प्रोटोकॉल्स हैं जिनके जरिए हम बहुत सारे काम करवा सकते हैं। वेब आरटीसी, अगर आपको लाइव स्ट्रीमिंग कॉल वगैरह जितनी भी जूम मीटिंग्स वगैरह आपको कंडक्ट करते होते हैं, तो उसकी इनपुट और आउटपुट जो भी स्ट्रीमिंग होती है वो वेब आरटीसी प्रोटोकॉल के तहत होती है। ठीक है, अच्छा, अब इन तमाम प्रोटोकॉल का जो पेरेंट प्रोटोकॉल एमसीपी कंट्रोलिंग कॉन्सेप्ट होता है और एक्स्ट्रा। HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। अच्छा, अब हाइपरटेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल जो है ये प्रोटोकॉल क्यों बनाया गया है और उसका क्या फायदा है। देखिए, हमारी जब वेब की दुनिया स्टार्ट हुई जिसमें एक सर्वर होता है और एक क्लाइंट होता है, यानी आपने सिंपल एक HTML पेज बनाया वेब 1. आपकी जो ओ कहलाती थी, उसके अंदर क्या होती थी आपकी स्टैटिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट का मतलब है मैंने एक अपना मोहम्मद कासिम के नाम का HTML पेज बनाया और उसके अंदर स्टैटिक अपनी सीवी की जो इंफॉर्मेशन है वो डाला, ये फिक्स। तो किसी को भी हमारे डोमेन का मतलब आईपी एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस को हम नाम से
यानी आपके डोमेन सर्वर नेम से चेंज कर देंगे। यानी मैं यानी 4 डिजिट आईडी 2555001, तो उसको हमने रिप्लेस कर दिया abc.com, क्योंकि आईडी को याद रखना मुश्किल और डोमेन के नाम को याद रखना आसान। तो डोमेन सर्वर ने मुतारिफ करवाया कि भाई आप अपने कंप्यूटर के नाम को, आईपी एड्रेस को मैप कर सकते हो किसी नाम के साथ। तो हमारे पास सबसे पहले डीएनएस यानी ये चीजें भी आ गई। अब सवाल ये है कि हमारे पास HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। अच्छा, मैं इसको बाहर आता हूँ, ये सारी वो इंफॉर्मेशन है एक्स्ट्रा के अंदर जो आप सबको पढ़ना चाहिए, लेकिन कम से कम क्या पढ़ना चाहिए वो सर से बाहर चीजें लिखी है। 3 चीजें आपको पता होना चाहिए, HTTP, REST API, JSON। ये तो मस्ट आपको पता होना चाहिए अगर आप क्या करना चाह रहे हैं HTTP। लेकिन आप अगर वेब एप्लीकेशन उस तरह की यानी HTTP एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं तो कंप्लीट डिटेल अगर आपको चाहिए तो आपको क्या पढ़ना चाहिए दोस्तों, तमाम प्रोटोकॉल्स का पता होना चाहिए। तो हमारे पास सबसे पहले HTTP प्रोटोकॉल बना, जिसमें सर्वर और क्लाइंट जो भी रिसोर्स जिस कंप्यूटर पे रखी जाती है, जो सबके लिए अवेलेबल की जाती है, वो कहलाता है सर्वर, और जो भी इंडिविजुअल उस सर्विस को, उस रिसोर्स को इस्तेमाल करता है वो कहलाता है क्लाइंट। तो सर्वर क्लाइंट हमारे पास आर्किटेक्चर या साइकिल मुताबिक बनता है। अच्छा जी, तो सबसे पहले HTTP की हम बात करते हैं, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल जो है वो किस काम आता है? आप कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि सर्वर पे रखते हैं, हमने सिंपल कहा एक स्टैटिक पेज बनाए। स्टैटिक का मतलब है कि जो डेवलपर बनाएगा फिक्स होगा और जो लिखा हुआ सिर्फ वही नजर आएगा। उसको 1000 दफा भी खोले तो कासिम की जो सीवी है, सीवी के अंदर स्टैटिक इंफॉर्मेशन जो सर्वर पे किसी डेवलपर ने अपडेट की सिर्फ वही नजर आएगी, उसके अलावा कोई और इंफॉर्मेशन नजर नहीं आए। फिर वेब 2.0 का दौर आया, जो भी आप लोग इस्तेमाल करते हैं डायनेमिक एप्लीकेशंस। तो आपका लेट प्रोफाइल का पेज बना दिया, कासिम लोगों होता है तो कासिम का डेटा आता है, आप लॉगिन होते तो आपका डेटा आता है। तो जितने भी सर्वर टू क्लाइंट एप्लीकेशन जो डायनेमिक वेब एप्लीकेशंस इस्तेमाल करते हैं वो क्या कहलाती है, वेब 2। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट के अंदर चली जाती है, जिसने HTTP है वगैरह सारी चीजें आ रही वो वेब 3.0 कहलाती है, वेब 3.0, जैसे आप मेटावर्स वगैरह भी कह रहे हैं। अच्छा, तो कहने का मकसद ये है कि वेब के मुख्तलिफ वर्जन थे। तो वर्ब वाली की हम बात करते हैं कि सिंपल सी स्टैटिक पेज होती है, सिंपल एक HTML पेज बनाया और वो हमने सर्वर पे क्या कर दिया, डिप्लॉय। अच्छा, अब सर्वर टू क्लाइंट क्या होती है, कम्युनिकेशन। इस कम्युनिकेशन में होगा पहली चीज, इस कम्युनिकेशन के अंदर सबसे पहले हमें पता है क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट इनिशिएट करता है। क्लाइंट को जैसे मैंने कही कि वहाँ पे कंप्यूटर जो मेरा रखा हुआ है उसमें सर्वर बना देता हूँ कासिम, और आप सब अपने लैपटॉप से कनेक्ट होते हैं मेरे सर्वर से। हम लास्ट टाइम फास्ट पे ऐसे करके भी देखा था। तो मेरा वाला जो क्लाइंट है वो क्या है दोस्तों, मेरा कंप्यूटर क्लाइंट है सर्वर, और आपका कंप्यूटर जो भी इस सर्विस को इस्तेमाल करेगा वो क्या कहलाएगा, क्लाइंट। तो सर्वर टू क्लाइंट जो कम्युनिकेशन होगी, इस कम्युनिकेशन को जो वेब के इंटरफेस के जरिए हम करवाएंगे इसको हम कहते हैं HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल जो है वो हमें पता चला कि कोई भी क्लाइंट, जैसे मेरा एक HTML पेज है वो देखना चाह रहा है कि कासिम की प्रोफाइल क्या है, तो मेरे कंप्यूटर से कनेक्ट होता है और मेरे कंप्यूटर में कासिम की प्रोफाइल का जो HTML पेज होता है मैं वापसी आपको रिस्पॉन्स करता हूँ। अब इसके अंदर क्या क्या होगा, सबसे पहले जो टास्क एजेंट और क्लाइंट सर्वर लाइफ साइकिल जो है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, वो स्टार्ट होता है क्लाइंट से। अभी आप जैसे फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं, abc.com इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपका क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट को इनिशिएट करता है। उसके अंदर सर्वर और क्लाइंट के दरमियान सबसे पहले कनेक्शन होता है, दो कंप्यूटर के दरमियान
कनेक्शन इस्टेब्लिश हो। कनेक्शन इस्टेब्लिश होने के बाद हमारे जो क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट को इनिशिएट करे। उस रिक्वेस्ट के अंदर क्या क्या बताता है? रिक्वेस्ट में आपको पता है हमारे पास मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं। HTML वेब डेवलपमेंट जितने लोगों ने भी करी थी, तकरीबन यहाँ जितने बैठे वेब डेवलपमेंट थोड़ी बहुत तो जानते हैं। तो वेब डेवलपमेंट जब आप करते हैं तो आपको पता है कि आप एक सिंपल फॉर्म बनाते हैं, उस फॉर्म से जो डेटा आप फीड करवाते हैं सर्वर के साथ कनेक्टिविटी करते हैं, उसके अंदर मेथड आप सेलेक्ट करते हैं। मोस्ट कॉमन जो मेथड्स हैं जो आप लोग जानते हैं कि गेट मेथड और दूसरा पोस्ट मेथड। तो गेट मेथड्स और पोस्ट मेथड के अलावा भी हमारे पास दूसरे मेथड्स हैं, पुट मेथड और डिलीट मेथड, ऑप्शनल मेथड्स, इसका हेडर और भी होगी। ठीक है, तो अब उन सबको हम देखेंगे कौन कौन से। अच्छा, तो अभी प्रोटोकॉल्स के यानी आपके पास मेथड्स हैं। जब आप क्या नाम है सर्वर और क्लाइंट को आपस में कनेक्ट करवाते हैं, कोई भी रिक्वेस्ट जब क्लाइंट की तरफ से इनिशिएट की जाती है, उसके अंदर पहली चीज जो सिलेक्ट की जाती है वो क्या होती है आपकी? क्या था ये? मेथड। और मेथड आपको ऑलरेडी पता है ना कि जो भी आप इंफॉर्मेशन गेट मेथड से हासिल करते हैं वो यूआरएल पे नजर आती है। पोस्ट मेथड से जो डेटा भेजते हैं वो क्या जाता है दोस्तों? आपका हिडन होकर डेटा जा रहा होता है, नजर नहीं आता। फिर इसी तरह पुट पार्शियली किस चीज को अपडेट करना, किसी चीज को डिलीट करने के लिए डिलीट का मेथड। अब इसको डिस्कस करेंगे कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो दोस्तों हमें पता चला कि HTML और पढ़े मॉडल को हम जानते हैं, कॉन्टेक्स्ट को हम जानते हैं, प्रोटोकॉल का जब वर्ड आया तो दिख रही नहीं है ना? में बेतहाशा बोलो। प्रोटोकॉल है, आईपी मेरी इंटरनेट आंखों में प्रोटोकॉल, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और अभी हमारे सही हो जो जाएगा। सबसे काम का प्रोटोकॉल है, क्योंकि एक एजेंट दूसरे एजेंट से बात करेगा। एक एजेंट मेरी मशीन पर डिप्लॉय हुआ हुआ, एक एजेंट हमजा की कंप्यूटर के ऊपर डिप्लॉय हुआ हुआ, एक एजेंट लाइक आपके कंप्यूटर पर डिप्लॉय हुआ हुआ। अब ये तीनों एजेंट जब आपस में बात करेंगे तो इंटरनेट के थ्रू बात करेंगे, और इंटरनेट के थ्रू जब भी बात होगी कंप्यूटर ए कंप्यूटर बी, तो वो हमेशा HTTP प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करेंगे। तो आप जब HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करते हैं तो उस प्रोटोकॉल के अंदर हमारी कुछ लाइफ साइकिल में क्या होता है? जो क्लाइंट कंप्यूटर होगा वो कनेक्शन एस्टैब्लिश करेगा, वो रिक्वेस्ट जब इनिशिएट करता है तो उस रिक्वेस्ट के अंदर वो मेथड सिलेक्ट करता है, पोस्ट, पुट या फिर गेट मेथड। उसके बाद वो क्या करता है? हेडर में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भेजता है, और एडिशनल आपकी ऑप्शनल कोडिंग को सेंड कर कुछ डेटा भी सेंड करता है सर्वर को। जैसे जब आप लॉगिन होंगे तो यूजर का पासवर्ड सेंड करेंगे। गेट मेथड के अंदर आप कोडिंग को सेंड नहीं करते। आपने कहा कि facebook.com/जियाउल्लाह खान, तो आप से यूआरएल पास कर रहे हैं, वहां पे कोई डेटा पास नहीं कर रहे, एडिशनल कोडिंग कोई पास नहीं कर रहे, ऑप्शनल कोडिंग कोई पास नहीं कर रहे। तो हमें यहाँ पे चीज पता चल गई कि सर्वर क्लाइंट जो आपके पास लाइफ साइकिल है वो इनिशिएट करता है क्लाइंट। सबसे पहले कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है, रिक्वेस्ट जब इनिशिएट करता है उसके अंदर वो मेथड बताता है कि कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे। फिर जो डोमेन है वो भी वो बताएगा एबीसी.com, और उस डोमेन के ऊपर जो रिसोर्स है जिसे हम कहते हैं यूआरएल, ठीक है ना, abc.com के ऊपर चलिए पेजेस है, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट्स, गैलरी, बेतहाशा चीज़। तो आप जिस पेज को टारगेट करते हैं, जिस रिसोर्स, पहले तो स्टैटिक पेज होते थे, अब तो रिसोर्सेस है ना, डायनामिक फंक्शंस बने हुए हैं। डायनामिक आपके पास, आप जैसे फेसबुक पे लॉगिन होते हैं तो लॉगिन होने के बाद आपका डेटा आता है, सेम फेसबुक में लॉगिन हो तो मेरा डेटा आ रहा है, तो उसको हम क्या है रिसोर्स, जो भी यूआरएल होगा सब क्या कह रहे हैं? रिसोर्स के लिए यूआरएल। तो ये चीजें हम इनिशिएट करते हैं। सर्वर के पास रिक्वेस्ट आती है, सर्वर उस रिक्वेस्ट में से जो भी इंफॉर्मेशन निकालनी होती है किसी काम को प्रोसेस करने के लिए वो इंफॉर्मेशन निकालता है, अपने पास कोई भी फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है उस पैरामीटर के तहत, और फंक्शन चला के अपने मुख्तलिफ डेटाबेसेस से डेटा वगैरह निकालता है, और उसके बाद जब उसका डेटा फाइनल हो जाता है तो वो क्लाइंट को वापसी क्या करेगा? रिस्पॉन्स करेगा।
इस तरीके को हम कहते हैं HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट या ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देख लेते हैं क्या ट्रांसफर है, ठीक है ट्रांसफर। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है उससे काम करने का तरीका हमें समझ आया। अच्छा, दुनिया में जो पहला प्रोटोकॉल बना था HTTP का, उसका वर्जन था 0.9। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो बना था, इसके मुख्तलिफ वर्जन थे। तो पहला वर्जन जो बना था उसका नाम था 0.9। उसकी कुछ खामियां थी और उसी को इम्प्रूव करते हुए आज HTTP 3 तक हमारे पास मौजूद है। तो उसमें क्या हुआ, उसकी खामी ये थी कि हम रिक्वेस्ट भेजते थे, अगर वो रिसोर्स मौजूद है उसका रिस्पॉन्स आ जाए। यानी मैंने कहा abc.com और abc.com के ऊपर कासिफ.html का पेज, आपने रिक्वेस्ट इनिशिएट की, अगर डेटा होगा तो रिस्पॉन्स आना, और अगर वो डेटा मौजूद नहीं है, वो रिसोर्स मौजूद नहीं है, आज के दौर में तो आप देखते हैं 404 का क्या आता है, एरर। 0.9 के अंदर ऐसा कुछ नहीं। आपने रिक्वेस्ट भेजी, अगर रिसोर्स मौजूद है रिस्पॉन्स आ जाएगा, और अगर रिसोर्स मौजूद नहीं है तो भाई कुछ भी नहीं होगा, कोई एरर वगैरह, कोई भी सर्वर की तरफ से हमारे पास स्टेटस कोड वगैरह हमें रिटर्न नहीं होगा। तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। क्लाइंट को कैसे पता चलेगा, वो समझ जाए कि वो काम प्रोसेस हो रहा है, वो काम प्रोसेस होगा नहीं पूरी जिंदगी। तो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी, उसको पता नहीं है कि ये प्रोसेस, इसका रिस्पॉन्स वापसी आएगा या नहीं है। तो फिर हमारे पास HTTP 1.1 वर्जन जो है वो इस वक्त हम लोग लाइक बाय डिफॉल्ट इस्तेमाल करते हैं। जब भी कोई रिक्वेस्ट हम इनिशिएट करते हैं तो HTTP का जो वर्जन इस्तेमाल होता है वो कौन सा होता है, 1.1। ठीक है, तो 1.1 में बहुत सारी चीजें इम्प्रूव की गई। उसमें क्या क्या चीजें इम्प्रूव की गई, उसके अंदर एन्क्रिप्शन टेक्निक्स भी डाली गई। उसके अंदर जब सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट जाती है, सर्वर हर रिक्वेस्ट को अटेंड करने के बाद कोई ना कोई रिस्पॉन्स भेजेगा, और उस रिस्पॉन्स के अंदर आपका स्टेटस कोड जो है वो शामिल कर देगा। स्टेटस कोड आपको पता 404 तो सभी जानते हैं, ठीक है, कि पेज नॉट फाउंड, लेकिन उसके अलावा भी बेतहाशा हमारे पास स्टेटस कोड। अच्छा, तो अब हम यहाँ पे आते हैं क्या क्या चीज़। सबसे पहले HTTP के बारे में हमें पता चल गया। तो HTTP क्या करता है, उसको कंप्यूटर A कंप्यूटर B के साथ कनेक्ट होता है, और ये बैकबोन प्रोटोकॉल है जिसके बेस के ऊपर कंप्यूटर वेब की दुनिया में जितने काम होते हैं इसी प्रोटोकॉल के तहत। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ, HTTP जो रिक्वेस्ट हम लाइफ साइकिल को अगर देखें तो क्लाइंट क्या करता है, इनिशिएट कनेक्शन। क्लाइंट क्या करेगा, सेंड करेगा रिक्वेस्ट। उस रिक्वेस्ट में क्या क्या चीज होगी, सबसे पहली चीज आपके पास होती है HTTP मेथड्स, पोस्ट मेथड या फिर गेट मेथड, और उसके बाद क्या होता है, टारगेट रिसोर्स जिसे आप मोड देना चाहते हैं, और उसके बाद क्या होता है आपके पास प्रोटोकॉल वर्जन जो कि 1.1 बाय डिफॉल्ट, हेडर एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑप्शनल, तो उसके अंदर हम बॉडी भी ऑप्शनल भेज सकते हैं, मॉस के मेथड भी जैसे भेजी जाती है। यानी हर प्रोटोकॉल के साथ डेटा भेजना फर्ज, बॉडी भेजना फर्ज नहीं है। सर्वर के पास रिक्वेस्ट रिसीव होती है, वो उसको प्रोसेस करता है, और फाइनली सर्वर क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। सर्वर के रिस्पॉन्स के अंदर भी जो मेरे पास डेटा आएगा उसमें प्रोटोकॉल का वर्जन होगा, स्टेटस कोड होगा, वन लाइन मीनिंगफुल आपके पास क्या होगा, मैसेज होगा, और इसी तरह आपके पास हेडर, सर्वर भी एडिशनल इंफॉर्मेशन भेजता है, हेडर जो कि हम मेटा डेटा वगैरह भेज होते हैं, और ऑप्शनली सर्वर भी हमें कुछ डेटा भी रिटर्न करता है। और डेटा आपको पता है कि वो जेसन फॉर्मेट में होता है या फिर एक्सएमएल में होता है या फिर प्रोटोबफ मॉस स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है जेसन। ठीक है, तो मैंने कहा कि मुझे 10 स्टूडेंट का डेटा दे दो, 10 स्टूडेंट का जो डेटा मुझे देगा, आईडी नेम, फादर नेम, कॉन्टैक्ट एड्रेस, जो भी चीजें, वो मुझे जो सर्वर रिस्पॉन्स करेगा वो किस फॉर्म में करेगा, जेसन के अंदर। तो ये हमें पता चल गया ये आर्किटेक्चर। अच्छा, अब इसको जरा हम प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि वाकई ऐसा। अब ये
देखिए HTTP प्रोटोकॉल कुछ नहीं है, सिंपल और सादा जबान में अगर हम इसको याद करने की कोशिश करें, एक फाइल जाएगी और एक फाइल वापसी आएगी, एक मैसेज जाएगा और एक मैसेज वापसी आएगा, यानी कुछ भी हम कह सकते हैं। तो सिंपल हम क्लाइंट से एक फाइल भेजेंगे, यानी उसका एक स्ट्रक्चर हो और सर्वर उसको प्रोसेस करके वापसी मुझे एक फाइल भेजेगा। तो एक फाइल जाती और एक फाइल आती। ये जो फाइल आप कह रहे हैं इसको हम कहते हैं मैसेज। एक मैसेज जाएगा और एक मैसेज वापसी आएगा। अच्छा, ये जो मैसेज है चाहे वो सर्वर साइड का हो या क्लाइंट साइड का हो, उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा। उस स्ट्रक्चर के सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, स्टार्ट लाइन। स्टार्ट लाइन के अंदर क्या क्या चीजें होंगी, मेथड, यूआरएल और एचटीटीपी वर्जन। ठीक है, चाहे वो सर्वर की तरफ से आ रहा है और रिस्पांस अगर हमारे पास आता है तो उसमें एचटीटीपी वर्जन होता है, स्टेटस कोड होता है और मीनिंगफुल मैसेज होता है। तो इससे दोनों बता दें कि रिक्वेस्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा, स्टार्ट लाइन, और रिस्पांस का स्ट्रक्चर क्या होगा। अभी हम थोड़ी देर बाद तो प्रैक्टिकल अभी सब जहन में हम बॉडी को बिठाएंगे। एचटीटीपी हेडर हमारे पास होता है, तो हेडर के अंदर आपको पता है कि हम क्या कर रहे होते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भेज रहे होते हैं, मेटाडेटा भेज रहे होते हैं, क्लाइंट का वर्जन कौन सा है, एप्लीकेशन की टाइप क्या है, आप एजेंट जो इस्तेमाल करते हैं कौन सा, गूगल क्रोम है, मोज़िला है, या फिर एंड्रॉइड डिवाइस है, या मेटावर्स की कोई ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी की टाइप की एप्लीकेशन, क्लाइंट की टाइप हम बताते हैं, कैश कंट्रोलिंग, तो कैश कंट्रोलिंग में हम देखते हैं क्या होती है। फिर एक बीच में एक एम्प्टी लाइन आती है, उसके बाद आती है आपकी बॉडी। अच्छा, वो जो बॉडी होगी वो HTML हो सकती है, वो क्या हो सकता है, जैसा हो सकता है, वो इमेज हो सकती है और कोई डेटा भी हो सकता है। तो हमें ये चीज़ पता चल गई, उसकी टाइप में कंटेंट टाइप में हमें बता देगा क्या चाहिए, उसका कंटेंट की लेंथ। तो अभी सर्वर या क्लाइंट का जो भी मैसेज होगा दोनों का इन्होंने डिफरेंशिएट बता दिया, सिर्फ यूआरएल के अंदर में चेंजेस दिख रही हैं। बाकी जो तकरीबन आपके पास HTTP हेडर, एम्प्टी लाइन, बॉडी, ये क्या है, रिक्वेस्ट है और रिस्पांस में सेम होती है। ठीक है, यानी फील्ड का नाम सेम है, उसकी वैल्यू और क्लास भी क्या होगी, अलग होगी। तो ये हमें इंफॉर्मेशन पता चलता है। अच्छा, अब जैसे मैं एक यहाँ पे मेरे पास सर्वर चल भी रहा है, हम यहाँ पे आते हैं, अच्छा सर्वर रन किया, तो मेरे पास जो सर्वर चल रहा है ऑलरेडी रनिंग, कहाँ पे रनिंग है, अभी आ रहा है उसमें। अच्छा जी, खैर मैंने सर्वर चला दिया, 9000 पोर्ट ऑलरेडी चल रही थी, मैंने उसका जो भी ऑपरेशन चल रहा है उसको किल कर दिया, तो नया ऑपरेशन चालू किया। हमारे पास जो सर्वर चल रहा है उसका यूआरएल क्या है दोस्तों, HTTP कॉलन मेरा IP एड्रेस 0.0.0, या हमारे पास क्या होता है लोकल होस्ट होता है, और उसके बाद 9000 क्या है पोर्ट। ये मेरे पास सर्वर, आप में से किसी को भी अगर इससे कनेक्ट होना होगा, क्योंकि अभी हम सेम IP में जो भी IP एड्रेस होगा वो हम डालेंगे और 9000 कॉलन डालेंगे, तो जो भी यहाँ पे मेरे टेक सर्वर बनाया उसका डेटा आपको वहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए मैं क्लाइंट इस्तेमाल करता हूँ ब्राउज़र। ब्राउज़र पे आने के बाद सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि पहली रिक्वेस्ट इनिशिएट करते हैं हम 0.0.09000, यही था यूआरएल, उसके ऊपर स्लैश डालकर हमने लिख दिया डॉक्स, तो हमें पता फास्ट एपीआई का जो होम पेज होता है वो शो हो जाता है, फास्ट एपीआई का फायदा ही। तो जैसे मैं रिक्वेस्ट इनिशिएट करता हूँ इंटर, तो ये अभी नहीं है, ये हमने रिक्वेस्ट क्या की है, इनिशिएट,
ठीक है, तो रिक्वेस्ट इनिशिएट हुई, यहाँ पे देखिए आ रही है रिक्वेस्ट। ये आपके ब्राउजर की मशीन का मुझे एक अलग मशीन बना दी जिसका नाम क्या देंगे 127.0.0.1 और उसकी आईपी एड्रेस से पोर्ट देंगे। तो दो पोर्ट के ऊपर अलग अलग कंप्यूटर हो, एक 9000 पे जहां सर्वर चलता है और एक आपके पास 5675 के ऊपर क्लाइंट चलता है। ठीक है, तो हर दफा जो भी अवेलेबल आपके पास पोर्ट होती है उसके जरिए रिक्वेस्ट इनिशिएट करते हैं क्लाइंट। तो क्लाइंट हमारे पास ये ब्राउजर है और सर्वर हमारे पास क्या है दोस्तों 9000 के पोर्ट पे जो चलता है। अच्छा, क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट इनिशिएट करना ब्राउजर के जरिए जो कि बहुत आसान। उस रिक्वेस्ट में क्या होता है कि हम यहाँ पे आपका डोमेन है जो कि आईपी एड्रेस पोर्ट होती है और स्लैश डाल के हम रिसोर्स यानी यूआरएल बताते हैं कि उस डोमेन के ऊपर डीओसी जो है उसको आप टारगेट करें। अच्छा, इसको ठीक है, तो रिक्वेस्ट जो है हम इनिशिएट करते हैं। अच्छा, वो रिक्वेस्ट मुख्तलिफ तरीकों से हम इनिशिएट यहाँ पे कर सकते हैं। ये रिक्वेस्ट टोकन वाला ना बाद में देखते क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे मुख्तलिफ मेरे पास क्या मेथड है रिक्वेस्ट में यूआरएल में, तो हमने फिक्स किए हुए। अब जैसे मैं कोई कन्वर्सेशन देखना चाह रहा हूँ तो कन्वर्सेशन को हमने यहाँ पे ट्राई किया और कन्वर्सेशन आईडी यूआरएल के जरिए भेजी। अब यहाँ पे नोट करने वाली चीज देखते हैं। पहली चीज हमने कर या इसके अलावा दूसरी हमारे पास लाइक कंसोल एप्लीकेशन है जिससे हम रिक्वेस्ट इनिशिएट करते हैं। क्लाइंट से सर्वर पे जब रिक्वेस्ट भेजी जाती है पाइथन के अंदर हम देखते हैं रिक्वेस्ट का पैकेज है। तो मुख्तलिफ तरीके से हम क्लाइंट से सर्वर पे क्या भेज सकते हैं रिक्वेस्ट। तो हमारे पास कर्ट जो है वो आपके पास CLI क्या नाम है टूल है जिसके जरिए हम सर्वर को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अच्छा, सर्वर को जो मैं रिक्वेस्ट है क्लाइंट साइड जो रिक्वेस्ट की बात हो रही थी जो कि हमें यहाँ पे बता रहा था कि क्लाइंट जब भी रिक्वेस्ट भेजेगा तो उसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी। पहली चीज क्या बता रहा है आपके पास HTTP का वर्जन, ठीक है, यानी HTTP क्या है दोस्तों मेथड। तो हम चेक करते हैं क्या इसके अंदर मेथड बताया जी दोस्तों, मेथड बताया। फिर दूसरी चीज क्या बताता है आपके पास टारगेट यूआरएल ऑप्शन हाँ, क्या इसके अंदर टारगेट यूआरएल है जी, टारगेट यूआरएल है क्या आपके पास कन्वर्सेशन/1 की टारगेट यूआरएल आपके पास मौजूद है। तीसरी इंफॉर्मेशन क्या है HTTP वर्जन। चलो वो उन्होंने फास्ट पेज दे अभी इस वक्त क्या क्या हुआ है वो वर्जन भी बता सकते हैं। हेडर के अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन हम भेजते हैं। एप्लीकेशन की टाइप क्या है दोस्तों जेसन, ऑथेंटिकेशन जो भी हमने वो टोकन जनरेट भेजा तो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही है छोटी। फिर उसके बाद होता क्या है ये 3 से 4 चीज हमने भेजी। एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी आपकी क्या हो सकती है कोड, अभी पोस्ट रिक्वेस्ट का कोड भी भेज के देंगे। तो हमने ये गेट मेथड्स के जरिए ये 4 चीजें भेजी। क्या क्या भेजी दोस्तों HTTP का वर्जन भी जाता है, उसके बाद गेट मेथड या पोस्ट मेथड है यूआरएल है वर्जन यहाँ पे लिखा हुआ है, हेडर इंफॉर्मेशन है और एडिशनल आपके पास क्या होती है कोड। अच्छा, यहाँ पे ये रिक्वेस्ट भेजी, हमें जो रिस्पॉन्स आएगा वो हम आते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा रिस्पॉन्स। उसमें क्या क्या चीजें होंगी चेक करें। सबसे पहली चीज क्या है HTTP वर्जन। यहाँ पे हम आते हैं रिस्पॉन्स हमारे पास आता है। चलो वर्जन हमने फिर हाइड किया हुआ यहाँ पे भी हम देख सकते हैं। कंसोल के अंदर गेट आपके पास क्या थी क्लाइंट की रिक्वेस्ट, तो उसमें क्या क्या बोला था आपको क्लाइंट की रिक्वेस्ट मेथड टारगेट यूआरएल वर्जन। अच्छा, ये आपके रिस्पांस के अंदर चीज है ठीक। तो ये जो रिस्पांस शो करता है वो 200 और ओके, तो ये क्या क्या चीज। तो वापसी यहाँ पे आते हैं HTTP वर्जन मौजूद है दोस्तों रिस्पांस के अंदर। फिर उसके बाद क्या है स्टेटस कोड, ठीक है, तो स्टेटस कोड मौजूद है यहाँ पे
इसके अलावा क्या होता है, मीनिंगफुल वन लाइन डिस्क्रिप्शन जो कि लिखा हुआ है यहाँ पे ओके। और क्या चीज है, हेडर जिसके अंदर सर्वर की एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, तो सर्वर का डेट टाइम वगैरह सारी चीजें होती हैं। तो मैं अगर यहाँ पे आऊँ, यहाँ पे देखिए जो यूआरएल रिस्पांस हमारे पास आ रहा है 200 एडिशनल बॉडी आपके पास मौजूद है, और ये आपके पास क्या है, सर्वर का हेडर है। सर्वर ने जब प्रोसेस करके मुझे भेजा तो जो डेटा भेजा है उसकी लेंथ बताई, उसकी एप्लीकेशन टाइम बताइए, और किस टाइम पे सर्वर ने इसको प्रोसेस किया था, कौन सा सर्वर मेरे पास चल रहा है, ये हेडर के अंदर इंफॉर्मेशन मेरे पास है। तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन वो हमें बता रहा था कि एडिशनल चीज क्या होती है हेडर, और ऑप्शनल चीज सर्वर हमें क्या भेजता है, बॉडी। तो बॉडी जो आपके पास आ रही है तो यहाँ पे ये ठीक है। अच्छा, तो ये चीज, ये सेम चीज अगर मैं इस रिक्वेस्ट को उठा के कंसोल से भी देखूं तो कंसोल एप्लीकेशन जैसे मैं यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूँ, देखिए मैंने रिक्वेस्ट भेजी, एंटर, तो डेटा मेरे पास आ गया। इसके अंदर हम देखते हैं क्या हुआ है, ये रिक्वेस्ट है और उसके अगेंस्ट डायरेक्टली रिस्पांस दिखा, ठीक है। तो हम कर यानी कमांड से रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अच्छा, हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसके अंदर ये सारी चीजें रिस्पांस के अंदर शामिल है। जैसे कि हमने देखा कि रिस्पांस जब यहाँ पे ये सर्वर कर रहा था तो उसके अंदर क्या क्या था, मेथड, यूआरएल, आपके पास वर्जन, स्टेटस कोड, मीनिंगफुल वन लाइन मैसेज रिस्पॉन्ड केयरिंग, और एडिशन आपके पास हेडर ऑन, हेडर टू फिक्स होता है, बॉडी जो है वो आपके पास क्या होती है, ऑप्शनल होती है। तो ये तरीका हमें पता चला HTTP प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल फिक्स है। जब भी हम किसी भी क्लाइंट से रिक्वेस्ट भेजें, क्लाइंट हमारे पास मोबाइल से क्लाइंट बनाना है, एंड्रॉइड या iOS क्लाइंट, वेब ब्राउज़र हमारे पास क्लाइंट, इस तरह हमारे पास मुख्तलिफ एप्लीकेशंस की टाइप यानी आप जो यूज़ करते हैं, मेटावर्स, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, कोई भी UI यूजर इंटरफेस, कंसोल, तो जो कंप्यूटर जो भी आपकी एप्लीकेशन की टाइप है, जो रिक्वेस्ट इनिशिएट करेगा वो क्लाइंट, और सर्वर से प्रोसेस करके वापस रिस्पांस करेंगे। तो सर्वर और क्लाइंट के दरमियान अगर HTTP प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया है, चाहे एप्लीकेशन की टाइप कोई सी भी हो, आप लाइक टाइपस्क्रिप्ट से कोई वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, आप पाइथन से कर रहे हैं, आप .NET से कर रहे हैं, आप कोई सी भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें, सर्वर और क्लाइंट के दरमियान जो कन्वर्सेशन होगी उसका प्रोटोकॉल फिक्स है HTTP। तो जो रिक्वेस्ट भेजी जाएगी उसके अंदर आपका URL, आपके पास HTTP का वर्जन, और एडिशनल आपके पास मैसेज, हेडर, ये सारी चीजें लाजमी आप भेजेंगे। और सर्वर से प्रोसेस करके जो मैसेज हमें देगा तो उसके अंदर भी हमारे पास क्या होगा, जो इन्फॉर्मेशन में बताई कि मेथड क्या है, स्टेटस कोड क्या है, मीनिंगफुल मैसेज आपके पास आएगा, और ऑप्शनल आपके पास बॉडी है, ये फिक्स। अच्छा, इसी प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करते हुए आज आप जितनी भी सर्वर साइड प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी या लैंग्वेजेस इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो .NET हो, टाइपस्क्रिप्ट हो, पाइथन हो, वो बेस्ट करते हैं इन्हीं प्रोटोकॉल, और इन्हीं प्रोटोकॉल के तहत वो रिक्वेस्ट इनिशिएट होकर सर्वर पे आती है, सर्वर उसको डिटेक्ट करता है और उसके अगेंस्ट रिस्पांस दे देता है, फिक्स प्रोटोकॉल। अच्छा, जब हमें प्रोटोकॉल मिल गया तो हम अब किसी भी टाइप की नई किस्म की जो भी इंटरफेस है, UI है या एप्लीकेशंस है वो हम बना सकते हैं जो इस दुनिया में है भी, ठीक है ना। कि ऑगमेंटेड रियलिटी की एप्लीकेशंस ज़्यादा हमने देखे हैं, लेकिन हम चाहे तो इसी प्रोटोकॉल से सर्वर पे डेटा भेज के वापस डेटा मंगा के वो डेटा की टाइप कोई भी हाइपरटेक्स्ट, तो हाइपरटेक्स्ट कुछ भी हो सकता है, वो टेक्स्ट भी हो सकता है, वो इमेज भी हो सकती है, वो किसी भी टाइप का ऑडियो भी हो सकती है, वो वीडियो भी हो सकती है, वो ऑगमेंटेड रियलिटी की जो भी आपकी डेटा की टाइप है वो भी हो सकती है। तो डेटा की कोई भी हाइपरटेक्स्ट टाइप है, हम क्लाइंट से रिक्वेस्ट भेज के सर्वर से वो वापस रिस्पांस मंगवा सकते हैं, और इसकी बेस के ऊपर ही पूरी आपकी डेवलपमेंट दुनिया के अंदर जितनी चीजें आप देखें वेब की दुनिया में इसी की बदौलत पॉसिबल। अच्छा, तो फिर क्या हुआ, फास्ट एपीआई इस्तेमाल किया। फास्ट एपीआई भी इसी लाइफ साइकिल को इस्तेमाल करता है, रिक्वेस्ट भेजता है,
जो भी रिक्वेस्ट आती है उसको अटेंड करके रिस्पॉन्स कर देते हैं। अच्छा हमारे लिए तो कितना आसान कर दिया ना कि सिर्फ आप मैथड बताओ, चीज़ें बताओ, कैलकुलेटर बनाओ, सारी चीज़ें बन जाती हैं। लेकिन जब हम पुराने दौर में डेवलपमेंट करते थे ये सारी कंट्रोलिंग हमें मैनुअल करना पड़ती है। आज जितनी भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है, रिस्पॉन्स आ रहा है, आपको इतना पता ही चलता। लेकिन जब हम पुराने दौर में डेवलपमेंट 0.9 की बात करें, 1.1 की बात करें, तो उस वक्त सारी चीज़ें हम खुद मैनेज करते थे कि रिक्वेस्ट ऐसे आएगी, रिक्वेस्ट को कैसे मैनेज करना है, सर्वर रिक्वेस्ट कहाँ से होगी, बेतहाशा चीज़। और आज भी जितने भी हमारे पास सर्विस वगैरह हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारे जो डेटा वगैरह आपके पास रिक्वेस्ट आ रहा है, रिस्पॉन्स का जा रहा है, वो सारे उसके लॉग्स वगैरह डेटाबेस के अंदर सेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के दौर में बहुत आसान है, लेकिन कोर जो प्रोटोकॉल है रिक्वेस्ट है वो रिस्पॉन्स है, और वो हमें यहाँ पे प्रूव करते हैं कि बाकी ऐसा हो रहा है या नहीं। अच्छा, अब इससे एडवांस वेरिएंट की तरफ हम बढ़ते। एडवांस वेरिएंट क्या है कि हमारे पास 1.1 जो वर्जन है, जो भी डिफॉल्ट हम इस्तेमाल में करते हैं, उसने हमारे लिए क्या आसानी पैदा की। अच्छा, आपने पूरा पढ़ना है, मैं इसको थोड़ा सा आसान ये हमने मैसेज की टाइप देखी। फिर हमारे पास है मैथड। तो हम जो बात कर रहे हैं ना मैथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट मैथड आप लगाएंगे तो राइट रिस्पॉन्स आपकी राइट इंस्ट्रक्शन से जो भी आपके पास में सारी चीजें। आप जरा सोचें, आप यूजर नेम पासवर्ड या बैंक की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं और मैथड आपने लगा दिया गेट। तो प्रॉब्लम क्या है कि गेट मैथड से आपकी इंफॉर्मेशन पब्लिक यूआरएल के अंदर पास होती है जो आपके पास टॉप पे लिखा हुआ है। तो वो इंफॉर्मेशन आपके ब्राउज़र में कोई बैठा हुआ है या जो आपके नेटवर्क से रिक्वेस्ट आ रही है वहां से भी वो रिक्वेस्ट वहां से किया जा सकता है, जो राउटर से मदद करता है। तो हम क्या चाह रहे हैं कि ये जो टारगेट यूआरएल है इसमें इंफॉर्मेशन जाएगी वो तो मिसयूज हो सकती है। तो आपने मैथड गलत इस्तेमाल कर दिया तो आपकी जो यानी बैंक की एप्लीकेशन कोई भी हैकिंग कर सकती है। तो मैथड राइट सेलेक्ट करना यानी कॉस्ट मैथड सेलेक्ट करना इंपॉर्टेंट। अच्छा, फिर इसी तरह कोई चीज अपडेट करनी तो अपडेट करने के लिए पुट मैथड हमारे पास है। तो इसको भी हम देखेंगे। डिलीट मैथड हमारे पास होता है, किसी भी डेटा को डिलीट करना। हेडर को गेट की तरह होता है लेकिन इसके अंदर बॉडी नहीं है, सिर्फ आप क्या नहीं हेडर आपकी इंफॉर्मेशन आती है। ऑप्शंस हमारे पास मौजूद है तो इसको देख लीजिए। ये क्या कहता है, डिस्क्राइब कम्युनिकेशन ऑप्शंस फॉर टारगेट रिसोर्सेज। अच्छा, पैच हमारे पास मौजूद है, पार्सल मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 किस्म के प्रोटोकॉल। अब थोड़ी देर बाद जब हम रेस्ट एपीआई आर्किटेक्चर्स वगैरह पढ़ेंगे उस वक्त क्लियर हो जाएगा कि कौन सा मैथड कब लगाना चाहिए। अभी से हमें मैथड के नाम पता चल गए, 7 किस्म के मैथड्स। हमारे पास स्टेटस कोड है जो सर्वर हमें रिटर्न करता है। आप लोग 400 की सीरीज को जानते हैं, तो 400 की जो सीरीज है सर्वर प्रोसेस करने के बाद जो रिस्पॉन्स करता है वो क्लाइंट के एरर्स आपको बताता है। क्लाइंट एरर का मतलब जो आपने रिक्वेस्ट मेरे पास भेजी कि मुझे abc.com के ऊपर लाइक स्लैश गैलरी का एक पेज, जैसे पैनावर्सिटी है ना दोस्तों, तो पैनावर्सिटी.org। अच्छा, यहाँ पे देखिए कि सारे पेज पे कोर्सेज का पेज तो मौजूद है, फ्लैगशिप प्रोग्राम उस पर कोर्सेज सर्टिफिकेशन ये मौजूद है। अब मैं कह रहा हूँ कि भैया आपके पास पैनावर्सिटी के ऊपर पाकिस्तान के नाम का पेज है, क्या वो पेज मौजूद है? नहीं। क्या हो रहा है? एरर फॉर गलती किसने करी है? सर्वर ने, क्लाइंट। तो वो जो गलती है वो क्लाइंट की है, तो क्लाइंट साइड जो भी एरर्स होते हैं 403 यानी 4 की सीरीज में 4 से लेके 499 जो भी आपके पास रेंज होती है। तो अब क्लाइंट की गलती किसी भी टाइप की होगी तो वो हमें पता चल जाएगा, जैसे कि बैड रिक्वेस्ट। इसी तरह मैं यहाँ पे जो टोकन यहाँ भेज रहा था, इस टोकन को मैं रिमूव कर देता हूँ, चेक करें। आई थिंक वो रिक्वेस्ट प्रोसेस मैंने रिक्वायर्ड किया, रिक्वेस्ट भेजिए। रिक्वेस्ट में रिस्पॉन्स क्या आ रहा है दोस्तों? 403। ठीक है, कौन सा है? नॉन नोटिफिकेशंस। तो मैं एरर आ गया 403 क्लाइंट की गलती है, तो उससे टोकन भेजना था लेकिन उसका टोकन नहीं भेजा। ठीक है, तो हमें ये चीज पता चल गई। तो क्लाइंट की कोई भी गलती हो
क्लाइंट को हम कैसे बताएं, तो सर्वर रिस्पॉन्स करता है क्लाइंट साइड एरर रिपोर्ट, और रिपोर्ट की सीरीज होगी 400 से ऑन। इसी तरह आप कोई भी रिक्वेस्ट सर्वर के पास रिसीव हो, ठीक है, तो सर्वर के पास कोई भी रिक्वेस्ट रिसीव हो रही है और वो 100 की सीरीज के अंदर है, सक्सेसफुली सर्वर जो हमें रिस्पॉन्स करना है रिक्वेस्ट रिसीव होने के बाद उसको एक्सेप्ट वाला कर लेते हैं, तो बाकी उसके अगेंस्ट कोई डेटा मौजूद जो कि हम यहाँ पे देख रहे थे 200 आ रहा था दोस्तों। तो जो भी डेटा सक्सेसफुली प्रोसेस हो जाता है उसकी हमारे पास क्या 200 की सीरीज के अंदर स्टेटस कोड की लिस्ट होगी। इस तरह सर्वर कोई काम प्रोसेस करता है उसमें एरर आ जाता है सर्वर साइड, तो वो अक्सर क्या आता है 500। तो ये एरर की हमारे पास क्या मैचेस, आप उसको देख लीजिए कौन सा मैच का इस्तेमाल। अच्छा दोस्तों, फिर उसके बाद स्टेटलेसनेस। स्टेटलेसनेस का मतलब क्या है? स्टेटलेस का मतलब तो मालूम है ना सबको, कि आपने रिक्वेस्ट भेजी, सर्वर ने प्रोसेस का रिस्पांस कर दिया, उसके बाद वो आपको नहीं जानना, इसको हम कहते हैं स्टेटलेस। कि हर दफा आपको सारी इंफॉर्मेशन भेजना पड़ेगी ताकि आपके डेटा को कोई प्रिटेक्ट करे, आपके रिक्वेस्ट को समझ। तो स्टेटलेसनेस जो है वो 1.1 के अंदर डालने की कोशिश की गई है कि हर रिक्वेस्ट के अंदर इनफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए आपके डेटा को प्रोसेस करने के लिए। HTTP हेडर्स, तो हेडर्स से पहले भी सारी चीजें आपको बता। अच्छा, अब कुछ हम कम्युनिकेशन की जड़ भी देखते हैं। इसके अंदर लेयर सिस्टम है। लेयर सिस्टम का मतलब क्या है? ओके, लेयर सिस्टम का मतलब यहाँ पे HTTP आपके मुख्तलिफ वर्जन है। TCP से हम यानी कंट्रोल से लेयर से कनेक्ट होते हैं, नेटवर्क IP एड्रेस के जरिए इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं, और फिर आगे का जो भी प्रोटोकॉल चले नेटवर्क का। तो ये हमारे पास क्या है, ये एप्लीकेशन लेयर्स जो आपके पास 7 लेयर्स और ग्रेजुएशन में भी आप पढ़ते थे, वो इन डिटेल में जाएंगे तो वो आ जाएंगे। अच्छा, हमारे पास पहला वर्जन था कौन सा 0.9, जिसमें रिक्वेस्ट जाती थी लेकिन कोई भी स्टेटस कोड वगैरह रिटर्न नहीं होता था। फिर हमारे पास 1.0 आया जिसके अंदर इन्हीं चीज़ों को इम्प्रूव किया गया, स्टैटिक कोड्स वगैरह डाले गए, ठीक है, परसिस्टेंस बनाया गया। 1.1 जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इसके अलावा भी हमारे पास वर्जन की गाइड है, वो आप लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि HTTP 2 में क्या है, 3 में क्या है, इनके वर्जन के दरमियान डिफरेंशिएट आप पढ़ लें। अच्छा जी, अब क्या है, HTTPS जो सिक्योरिटी लेयर्स इसके अंदर ऐड कर दी तो इंक्रिप्शन वगैरह उसके अंदर शामिल हो जाए। HTTP और HTTPS के दरमियान। अब यहाँ पे हम प्रैक्टिकल रिक्वेस्ट देखेंगे कि होता क्या है। ओके, यहाँ से अच्छा, बाय द वे हमने ये चीज ऑलरेडी प्रैक्टिकल करके देख ली है। जब हम रिक्वेस्ट भेजते हैं तो रिक्वेस्ट में हम भेजते हैं मेथड, दूसरा URL और HTTP वर्जन, होस्ट का नाम, फिर उसके बाद क्या होता है हेडर के अंदर ये इंफॉर्मेशन हम भेज दो, कनेक्शन लाइव है या नहीं, तो ये स्टेटस भी हम भेजते हैं। ये रिक्वेस्ट हमारे पास है, ठीक है। इस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट हमें सर्वर क्या करेगा, सर्वर क्या करेगा दोस्तों, रिस्पांस। रिक्वेस्ट के अंदर, रिस्पांस के अंदर वर्जन, स्टेटस कोड, सर्वर की यानी आपकी मेटा डेटा है जो कि हेडर में आ रही है कि किस टाइप का उसने प्रोसेस किया है, सर्वर का नाम क्या है, कंटेंट की टाइम क्या है, उसकी लेंथ क्या है, कनेक्शन लाइव है या नहीं, बीच में हमेशा एक लेंथ लाइन होगी, और उसके बाद आपकी बॉडी आ जाएगी, चाहे वो क्लाइंट से भेजी जाए बॉडी या फिर सर्वर से रिस्पांस में, ठीक है। तो ये हमारा फिक्स है। ये कौन सा मेथड था, रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस। कौन सी रिक्वेस्ट है, गेट, कौन सा रिस्पांस है, गेट। इसी तरह पॉज का मेथड, तो पॉज के मेथड में हमने रिक्वेस्ट भेजी, जैसे कि हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे पॉज का मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं। बॉडी हम भेज, रिक्वेस्ट भेजी, यहाँ पे रिक्वेस्ट हमें रिसीव होगी,
ओके, रिक्वेस्ट रिसीव हुई, उसके ऊपर प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। ये रिक्वेस्ट में क्या हुई, रिसीव, और उसके आगे सर्वर ने स्टेटस कोड वगैरह में भेज दिया। अच्छा, तो ये रिक्वेस्ट भेजी, हेडर भेजा गया, उसके साथ क्या भेजा गया, बॉडी। उस बॉडी के अगेंस्ट हमें रिस्पांस मिल रहा है, तो हम उसको दोबारा से अगर देखें कि पॉस्ट मेथड के अंदर यूआरएल मेथड वर्जन, पॉस्ट का नाम है, क्लाइंट की टाइप है, आपके पास एप्लीकेशन की टाइप है, कंटेंट टाइप जो रिस्पांस हो रहा है, तो ये पॉस्ट मेथड की रिक्वेस्ट इनिशिएट हो रही है। और यहाँ पर देख लेते हैं कि वाकई इसी तरह रिक्वेस्ट इनिशिएट हो रही है। तो रिक्वेस्ट जो भेजी जा रही है, रिक्वेस्ट के अंदर की सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है, रिक्वेस्ट यूआरएल आपको बता रहा है, उसके अगेंस्ट हमें क्या मिलता है, रिस्पांस आता है। रिस्पांस के अंदर हमारे पास कोई सर्वर साइड रिस्पांस की टाइप वगैरह आ रही है और उसकी बॉडी आ रही है, तो ये इंफॉर्मेशन हमें ये बता, ठीक है, कि हमारे पास रिस्पांस में यूआरएल है, स्टेटस कोड वगैरह मौजूद है, ये हमारे पास रिक्वेस्ट है, और इसके अगेंस्ट एचटीटीपी में क्या आ रहा है दोस्तों, पॉस्ट पे उसका रिस्पांस की टाइम। तो आप मुख्तलिफ चाहे टाइपस्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं, नॉट.जेएस पे काम कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप फ्लास्क के ऊपर, जेंगो के ऊपर, या फिर इवेंट फास्ट पे सर्वर पे काम कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं रिक्वेस्ट और रिस्पांस में। हर दफा कोई भी आप यानी लैंग्वेज इस्तेमाल करें, उसके अंदर रिक्वेस्ट और रिस्पांस के अंदर ये सारी चीजें क्या होंगी, फिक्स स्टैंडर्ड। इस वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं, प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल याद रहेगा, अब इसको डिटेल से और आप पढ़ेंगे, एक लाइन के वर्ड को आपको पढ़ना है क्योंकि एग्जाम जल्दी आने वाला है। वापसी आते हैं, पता नहीं आना तो चाहिए, वो ये ऐड करवा दे एग्जाम में, फिर पढ़ा। अच्छा हमारे पास नेक्स्ट जो चीज है वो क्या है, रेस्ट। रेस्ट पे बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग बार मुख्तलिफ जगहों पे ये सुनते हैं कि यार बैकएंड एपीआई बनानी और आर्किटेक्चर जो फॉलो कर रहे हैं कौन सा, रेस्टफुल है। कितने लोग रेस्टफुल एपीआई के वर्ड को जानते हैं? रेस्टफुल एपीआई तकरीबन सब जानते हैं, लेकिन डिटेल में होता क्या है, इसका पर्पस क्या है, इसकी डिटेल क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, वो कितने लोग जानते हैं? जो भी इंफॉर्मेशन है वो छोटी सी कोई भी हम रेस्ट नहीं करता, तो नहीं गलत ना बोल, ऊपर बुला रहे, ठीक है, पता सबको है, लेकिन सिर्फ बोलते हुए डर लग रहा है शायद हम गलती ना करें, आसान कर देने में। बाहर रेस्टफुल एपीआई कोई प्रोटोकॉल नहीं है, ये एक आर्किटेक्चर या डिजाइन पैटर्न टाइप जिसमें कहते हैं, या स्टैंडर्ड, इसको हम कर देते हैं। ये क्या है, स्टैंडर्ड, कि जब भी आप क्लाइंट टू सर्वर कम्युनिकेशन करवाएंगे, कनेक्टिविटी करेंगे, अगर आप उसको रेस्टफुल एपीआई कह रहे हैं तो उसके 6 स्टैंडर्ड, 6 चीजें उसके अंदर लाजमी शामिल हैं। अच्छा, इसमें ना बहुत आसान वर्डिंग में मैं आपको बता दूं, फिर आप डिटेल से पढ़िए। देखिए स्टैंडर्ड क्या है, ये एपीआई बनाने का एक स्टैंडर्ड है, और इस स्टैंडर्ड के तहत अगर आप एपीआई बनाएं तो रेस्टफुल एपीआई कहलाएगा। नॉर्मली आप लोग जब एपीआई बनाने बैठे, मैं कहता हूँ यार एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम और टीचर फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम बनाना, आप लोग कैसे सोचेंगे, क्या एक यूआरएल होना चाहिए, एक्शन यानी वर्क की सूरत में आप सोच रहे हो, तो आपके माइंड में क्या आता है, स्टूडेंट क्रिएट हो सकता है, स्टूडेंट डिलीट हो सकता है, आप सारी की सारी चीजें सोच रहे हो एक्शन वर्क। नॉर्मली जब भी आपको कोई सिस्टम बनाने को दिया जाएगा, मैं क्या स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, तो स्टूडेंट के ऊपर जितने एक्शन अप्लाई हो सकते हैं उसके बारे में सोचेंगे, स्टूडेंट क्रिएट हो सकता है, स्टूडेंट अपडेट हो सकता है, स्टूडेंट डिलीट हो सकता है, तो आप सारे के सारे क्या सोच रहे हैं, एक्शन सोच रहे हैं। यहाँ पे आपके सोचने का तरीका जो है वो चेंज करवाया जा रहा है, ये कह रहे हैं कि आप जब भी एपीआई बनाएं हर चीज को नाउन कंसीडर करें। अगर आप हर चीज को नाउन में सोचेंगे तो दोस्तों आप रेस्टफुल एपीआई के तमाम जो स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे।
अच्छा नाउन में कैसे सोचें, आप ये सोचें एक स्टूडेंट इन नाउन। अच्छा अब उसका जो हम यूआरएल बनाएंगे किसका बनाएंगे, जैसे हम पैरावर्सिटी के लिए बना, तो होगा क्या दोस्तों, पैरावर्सिटी स्लैश स्टूडेंट्स स्लैश क्लास, ठीक है, इसका पैरावर्सिटी स्टूडेंट स्लैश आपका नाम। अब इससे क्या हुआ, आपने एक यूआरएल बना दिया, एक पाथ बना दिया कि स्टूडेंट्स को जब भी हासिल करना है तो वहां पे क्लियर मेंशन है स्टूडेंट्स और स्लैश डाल के वो एक सिंगल इंडिविजुअल स्टूडेंट दिखा। इसी तरह टीचर नाउन सोच ली। अच्छा जब आपने ये चीज सोच ली तो अब REST API के तहत ये जो मेथड्स थे ना, ये सारे मेथड्स की जो पर्टिकुलर टाइप है उसका अप्लाई हो सकता है। आपने सोचा है कि स्टूडेंट नाउन है, उसका आपने यूआरएल बना दिया। अब ये जो स्टूडेंट्स हैं ये क्या क्या हो सकता है, अगर एक स्टूडेंट क्रिएट करना हो, नया स्टूडेंट बनाना हो तो हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे, पॉज का मेथड। स्टूडेंट जो बना हुआ उसका डेटा हासिल करना, उसको डिस्प्ले करवाना है तो हम मेथड इस्तेमाल करेंगे गेट का। स्टूडेंट जो बना हुआ है डेटाबेस में उसकी वैल्यू को पार्शल या आपको अपडेट करना है तो पैच या वो आप इस्तेमाल करेंगे। स्टूडेंट को अगर डिलीट करना है तो आप डिलीट का मेथड इस्तेमाल करें। तो जो आपको 7 मेथड्स बताए हैं, 7 में से कोई सा भी मेथड उसका अप्लाई करना है तो आपको उसको नाउन कंसीडर करें। तो अगर आप हर चीज को नाउन कंसीडर करें और उसकी बेस के ऊपर मेथड्स और सारी चीजें इस्तेमाल करेंगे, RESTful API के सारे जो स्टैंडर्ड्स हैं वो अप्लाई हो जाएंगे। तो RESTful API सर आप कुछ कहना चाहते हैं? जब हम वर्ड नहीं, आप लोग नॉर्मली जो लोग सोचते हैं ना वर्ड की सूरत में सोचते हैं, तो इसमें सोचने का तरीका चेंज करवा दिया। रेस्ट का मतलब है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। तो आपकी रिप्रेजेंटेशन जो भी आप स्टेट ट्रांसफर कर रहे हैं क्लाइंट टू सर्वर, तो आपके ये स्टैंडर्ड इन्होंने कुछ तरीके बताए कि अगर ये स्टैंडर्ड आपके इस रिप्रेजेंटेशनल स्ट्रक्चर होंगे सर्वर और क्लाइंट के दरमियान होंगे तो रेस्टफुल API। अब वो 6 स्टैंडर्ड इन्होंने बताए। स्टैंडर्ड नंबर 1 की हम बात करें, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर लाजमी होना चाहिए। क्लाइंट सर्वर के दरमियान कम्युनिकेशन में जो स्टैंडर्ड तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं स्टैंडर्ड होना चाहिए। हर रिक्वेस्ट के अंदर इनफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए किसी भी काम को प्रोसेस करने के लिए। कैश अवेलेबिलिटी, तो कैश मेमोरी जिसे आप कैशेशन कहते हैं, तो होता क्या है कि आप कोई भी रिक्वेस्ट बार-बार करते हो कैश के अंदर आके लोड हो जाता है और सेम रिक्वेस्ट अगर कोई दोबारा भेजेगा तो वो सर्वर पे प्रोसेस नहीं होगी, वो कैश मेमोरी से उठा के रिस्पांस कर देगा, जैसे फास्ट रिस्पांस आ जाए। इसका लेयर सिस्टम की बात की, हम अगर HTTP लेयर से बात कर रहे हैं तो बैकएंड से वो डेटाबेस से बात कर रहे हैं, वो लाइक बैकएंड से किसी और डेटाबेस से कनेक्ट है, तो हम जिस लेयर से कनेक्ट हैं उससे हमारा ताल्लुक है। बाकी जो नीचे वाली लेयर्स हैं उनकी सिक्योरिटी, उनकी सारी जिम्मेदारी जो है वो दूसरी जो लेयर से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम उनसे डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो सकते, जिस लेयर से हमें कनेक्ट करवाया हमसे उसी लेयर से कनेक्ट हो पाए। ये आपके पास क्या है, लेयर सिस्टम। इसके बाद कोड ऑन डिमांड, तो सर्वर के ऊपर कासी की सीवी प्रोसेस हुई और वो आपको क्या हो जाती है, कोड ऑन डिमांड रेंडर हुआ डेटा जो कि आपके रियल कंपोनेंट्स वगैरह आपके होते हैं वो रिटर्न हो जाते हैं, कंपाइल होते हैं। और इंटरफेस इसके अंदर 4 होता है वो आप देखिएगा। तो स्टैंडर्ड मैंने आपको बता दिया कि रेस्टफुल API आपके पास एक स्टैंडर्ड है, 6 स्टैंडर्ड्स। अगर वो किसी भी API के अंदर शामिल होंगे वो रेस्टफुल API कहलाएंगे। अच्छा जितने भी हम फास्टिंग पे इस्तेमाल करते हैं, दूसरी पे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारे से इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों। रेस्टफुल API उसके अंदर ये 6 स्टैंडर्ड लाजमी शामिल। सर्वर क्लाइंट कम्युनिकेशन, कैश के अंदर आपको जो रिक्वेस्ट बार-बार जाती है वो वापसी आपको कैश से मिल जाती है, ठीक है। और क्या है आपके पास स्टेटस है, हर रिक्वेस्ट में देना इंफॉर्मेशन होती है, लेयर सिस्टम होती है, कोड ऑन डिमांड, तो सर्वर के ऊपर डेटा प्रोसेस होके आपको जो भी डेटा होगा वो रेंडर होकर आपको मिल जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें पता चलती। छठा स्टैंडर्ड उसके अंदर फर्दर आपके पास 6 चीजें, तो 4 चीजें उसको आप देखिए। अच्छा अब
नेक्स्ट प्रोटोकॉल की तरफ चलते हैं। वो हमारे पास क्या है, जेसन आरपीसी। इसको आसान कर देते हैं, इसकी स्पेसिफिकेशंस। देखिए जेसन आरपीसी, जेसन तो हमें पता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो जेसन हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो वेब की दुनिया में फिक्स हुआ स्टैंडर्ड बना कि सर्वर और क्लाइंट के दरमियान अगर कम्युनिकेशन डेटा ट्रांसफर करना है तो हम कौन से फॉर्मेट में भेजते हैं, जेसन। अच्छा, जेसन आरपीसी रिमोट प्रोसीजर्स कहलाती है। रिमोट प्रोसीजर्स वो फंक्शंस जो कि कहां पे डिप्लॉय होते हैं, रिमोट सर्वर। रिमोट यानी सर्वर के ऊपर, रिमोट का मतलब कि सर्वर ही होता है। तो कोई भी फंक्शन, कोई भी यानी आपके पास रिसोर्स जो कहीं पे किसी रिमोट के ऊपर रखी है, उस फंक्शन को कॉल करें। तो उस फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। अभी तो हम HTTP के अंदर रिक्वेस्ट भेजते थे, पूरा यूआरएल होता था। इसके अंदर क्या है कि पर्टिकुलर सर्वर के ऊपर एक फंक्शन रखा हुआ, उस फंक्शन को चलाना। मेरे कंप्यूटर के अंदर पर्टिकुलर जगह पे यानी सर्वर के ऊपर एक फंक्शन डिप्लॉय हुआ, उसको चलाना, प्लस का, माइनस का, डिवीजन का। तो आप डायरेक्टली किसी सर्वर रिमोट के ऊपर जो फंक्शन रखा हुआ है उसको जेसन आरपीसी रिमोट प्रोसीजर जो आपके पास यानी हम इस्तेमाल करने वाले प्रोटोकॉल, ठीक है, तो उसके जरिए हम क्या करना चाह रहे हैं, उसे कॉल करना चाहते हैं। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये सारी चीजें पढ़िएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर हम आते हैं, वो है आपके पास एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में नोट करें, हम रिक्वेस्ट भेजेंगे, तीर का निशान लेफ्ट टू राइट, और सर्वर जो रिस्पॉन्स, हम डेटा सेंड टू सर्वर। तो सर्वर को जो रिक्वेस्ट भेजी जाएगी वो तीर का निशान ये है, और सर्वर जो हमें रिस्पॉन्स करेगा डेटा सेंड टू क्लाइंट, उसका तीर का निशान लेफ्ट साइड। अब देखिए यहाँ पे पहले रिक्वेस्ट भेजने का तरीका ये हम बता रहे हैं। आप जेसन डिक्शनरी, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, जेसन। जेसन के अंदर की वैल्यू होती है, तो आप देख लें पहली की वैल्यू, दूसरी की वैल्यू और तीसरी की वैल्यू, इसका चौथी की वैल्यू। तो की वैल्यू की सूरत में रिक्वेस्ट भेजी जाएगी, और की वैल्यू की सूरत में ही हमारे पास क्या आएगा, रिस्पॉन्स। ये डिक्शनरी जाएगी, जेसन जाएगा, जेसन आएगा, इसलिए इसको जेसन आरपीसी हम कहते हैं। अच्छा, जेसन आरपीसी में जो हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, आपका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले जेसन आरपीसी का वर्जन 1 भी है, 2.4 है, तो हम जिस वर्जन से रिक्वेस्ट भेजेंगे सर्वर उसी जेसन आरपीसी वर्जन को प्रोसेस करके हमें डेटा रिटर्न करेगा। तो सबसे बुनियादी चीज क्या हो गई, आपकी जेसन आरपीसी का वर्जन जो कि स्टैंडर्ड फिक्स है। और एक और इसके अंदर चीज फिक्स है, वो है क्लाइंट साइड से भेजी जाने वाली आईडी। तो दो चीजें आपकी स्टैटिक हैं जो कि हर दफा भेजी जाती हैं, वो क्या क्या है, जेसन आरपीसी का वर्जन और क्लाइंट साइड से आपकी आईडी। अच्छा, आईडी क्या होगी, सर्वर से जब मैं रिक्वेस्ट क्लाइंट से रिक्वेस्ट भेजूंगा, आईडी नंबर 1, सर्वर को आईडी नंबर 1 के अगेंस्ट प्रोसेस करेगा, उसको रिस्पांस करेगा, और रिस्पांस तो वही सेम आईडी के साथ वापस आपको रिस्पांस कर देगा कि आईडी नंबर 1 का आंसर। तो क्या होगा, जो रिक्वेस्ट भेजी है सेम आईडी से मैं ट्रैकिंग कर सकता हूं, तो आईडी का पर्पस भी समझ आ गया। वर्जन जेसन आरपीसी का, और आपके पास क्या है, आईडी। ये दो चीजें फिक्स हैं जब हम रिक्वेस्ट भेजते हैं। अगर रिक्वेस्ट के अंदर आईडी ना हो तो उसे नोटिफिकेशन कंसीडर किया जाए कि बस यार ये काम मुझे वापस करके डेटा नहीं चाहिए, ये हम नोटिफिकेशन के तौर पे भेजें, तो हम उसको एक मैसेज भेज सकते हैं या नोटिफिकेशन। जेसन आरपीसी के जरिए दो चीजें की जाती हैं, रिक्वेस्ट यानी एक मैसेज हो सकता है, या फिर वो नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन कब होगा, जब उसके अंदर क्या शामिल नहीं होगा, आईडी। यानी अगर ये डेटा भेज देता प्रोसेस करने के लिए, सिर्फ ये आईडी ना भेजता तो नोटिफिकेशन दिखाता। ओके दोस्तों, तो ये दो चीजें तो हमें समझ आ गई कि मैसेज और नोटिफिकेशन में क्या फर्क है। दो कीज हमारे पास फिक्स है। तीसरी जो इंफॉर्मेशन होती है वो आपके पास होती है रिमोट सर्वर के ऊपर जो फंक्शन डिप्लॉय हुआ है। इसको भी नहीं abc.com के ऊपर फंक्शन डिप्लॉय हुआ है, उसका नाम क्या है, सबट्रैक्ट, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन।
अच्छा फिर हमने क्या किया प्रॉम्प्ट्स यानी ये पैरामीटर्स और लिस्ट के अंदर अगर मैं पोजीशनल चीजें पास करता हूँ तो वो सर्वर के ऊपर जो पोजीशनल पैरामीटर्स होंगे उसके अंदर जाके कॉल हो जाएंगे फिट हो जाएंगे ठीक है यानी एक्स और वाई कंसीडर कर लें इसको तो अब क्या होगा हमने कहा जेसन आरपीसी मेथड है आपके सर्वर के ऊपर सबट्रैक्ट का और उस सबट्रैक्ट के पैरामीटर के अंदर 42,43 पास कर इसका मतलब है x माइनस वाई ठीक है तो 42 में से माइनस हम करेंगे 23 तो जब सर्वर ने इसको प्रोसेस किया तो रिस्पांस के अंदर कह रहा है कि सैम आपके पास जेसन आरपीसी का वर्जन है सैम उसकी आईडी है और उसका रिजल्ट क्या है फंक्शन का 90 एक और हमने रिक्वेस्ट भेजी हमने 23 पहले कर दिया 42 बाद में कर दिया तो माइनस का आंसर आएगा तो हमने ये चीज देख ली कि पोजीशनल आर्गुमेंट आप पास कर सकते हैं जेसन आरपीसी के जरिए रिमोट के ऊपर जो प्रोसीजर रहता है प्रोसीजर पॉज भी हो सकता है रिज्यूम भी हो सकता है ठीक है अब बता रहे जेसन आरपीसी जो है एचटीटीपी के ऊपर एक और लेयर लिखी गई है जो गूगल ने तो इसके अंदर भी बैकएंड के ऊपर रिक्वेस्ट वगैरह उससे प्रोटोकॉल से जाती है लेकिन हमारे लिए हमने एक्सटेंड कर दिया कि उसको आसान कर दिया कि आप जेसन के अंदर मुझे इनपुट दें जेसन का आपको आउटपुट मिलेगा लेकिन बैकएंड के अंदर वही डेटा जो है वो एचटीटीपी प्रोटोकॉल के जरिए जाएगा और एचटीटीपी प्रोटोकॉल का जो स्टैंडर्ड है वो फॉलो होगा तो इन्होंने अपना एक यानी क्या बना दिया स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बना दिया एग्जिस्टिंग प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करके ठीक है तो ये जेसन आरपीसी हमारे लिए आसानी कर दी क्या आप रिमोट के ऊपर रखे हुए फंक्शन को जेसन आरपीसी के जरिए कॉल कर सकते हैं ठीक है तो अब ये जितने भी हम लाइक प्रोटोकॉल देख रहे हैं एचटीटीपी के ऊपर ही बेस्ड है वेब आरपीसी हो गया या आपके पास जीआरपीसी हो गया और इस तरह के जितने भी प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट और नोटिफिकेशन का फर्क ये है कि अगर आईडी ना भेजे तो उसको नोटिफिकेशन चाहिए ठीक है बाकी आपकी नॉर्मल रिक्वेस्ट यानी बॉडी जाए अच्छा क्योंकि हमें पता है फंक्शन जो कॉल होता है वो पोजीशनल आर्गुमेंट से भी होता है और कीवर्ड आर्गुमेंट से भी होता है ना तो कीवर्ड आर्गुमेंट से अगर मुझे भेजना हो सारी चीजें वही लिखेंगे इसको नेम प्रॉम्प्ट पैरामीटर्स वैसे तो हम कहते थे क्या कीवर्ड आर्गुमेंट ना पाइथन के अंदर जेसन आरपीसी को क्या कह रहे हैं नेम पैरामीटर्स हमें वोकैबुलरी जहां जो इस्तेमाल होती है वही करना चाहिए कौन से पैरामीटर तो पाइथन की दुनिया में कीवर्ड आर्गुमेंट यहां पे क्या कहेंगे आप नेम पैरामीटर्स तो नेम पैरामीटर्स की अगर मैं बात करूं देखिए जेसन आरपीसी वही मेथड का नाम वही है प्रॉम्प्ट्स वही कीज लेकिन कीज के अंदर जो उसकी वैल्यूज थी वो किस में भेजी जा रही है एक और नेस्टेड डिक्शनरी जिसके अंदर की वैल्यू यानी की आपके पास लाइक पैरामीटर का नाम है और उसकी वैल्यू से पास हो सोई तो फिर मैं टेस्ट सबट्रैक्ट है हमारे पास और यस हो गया अभी वीडियो ठीक है तो ये आपके पास क्या है दो चीजें हम पास कर रहे हैं कीवर्ड आर्गुमेंट एक्स और वाई कंसीडर करते हैं जो पैरामीटर्स के नाम तो इस तरह से आप पास कर सकते हैं पोजीशनल आर्गुमेंट की जगह पास क्या हो रहे हैं नेम पैरामीटर ठीक है वोकैबुलरी हमें वही इस्तेमाल करना चाहिए जो इस्तेमाल तो जेसन आरपीसी क्या मुश्किल कितना आसान तो ये भी हमें चीजें पता चलती है अच्छा फिर हम थोड़ा सा पीछे आते हैं इसको पढ़िएगा लाजमी स्पेसिफिकेशन सारी आपको पढ़नी आप पढ़ेंगी आप सारा सारा जी गूगल वाला कोर्स होता है 2-3 दिन से करानी है अभी करूँगी हो जाएगा इंशाल्लाह फास्ट एपीआई फुल रेस्ट इस तरह करोगे तो दोबारा तो कोर्स कंटेंट तो रहेगा ना फुल क्या है रेस्ट एपीआई चलो टेस्ट ना भी दे सकूँ चैट जीपीटी से टेस्ट दे दूँगी लेकिन कंटेंट रहेगा दोबारा प्रैक्टिस करो इसका कैश गिटअप तक का तो करा है मैंने उसके आगे वाला सारी ट्रबल शूटिंग और वगैरह वगैरह पता नहीं क्या वो देखना है उसमें सिर्फ वो है क्या नाम है थ्योरी है ज़्यादा पढ़ने वाला मटेरियल पढ़ने वाला मटेरियल ठीक है तो हम उसको कहते हैं थोड़ा थोड़ा है वो डीबगिंग भी है दोस्तों हमारे पास तो अच्छा है वो वाला लेकिन मैं बाद में इसमें फिर हमारे पास था एमसीपी को हमें देखना है एमसीपी स्पेसिफिकेशंस इसको डिटेल से हमें पढ़ना है अच्छा थोड़ा सा हम इसको पढ़ते हैं फिर आपको कैसे स्टार्ट करना है ठीक है
तो हम स्पेसिफिकेशंस को देखें। देखिए MCP मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। तो मॉडल हमें पता है, C फॉर कॉन्टेक्स्ट पता है, और आज आपको क्या पता चल गया है, प्रोटोकॉल भी पता चल गया। अब वो जैसे ये जो इस्तेमाल कर रहा है, जैसे RPC इस्तेमाल कर प्रोटोकॉल के थ्रू रिक्वेस्ट जो भेजी जाती है, रिस्पांस जो आता है, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट जैसे RPC को इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए वो प्रोटोकॉल यहाँ पे कनेक्ट है। और जैसे RPC बैकएंड के ऊपर एक्शन को इस्तेमाल कर, तो हमें वो सारी चीजें पता चल गई। बाकी IP एड्रेस, TCP, UDP, वो सारे आप पढ़िएगा क्या क्या, ठीक है। वेब RTC आपको पता होना चाहिए, तो ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे। लेकिन प्रोटोकॉल हमें जो पता होना चाहिए, कम से कम वो हमें पता है, जिसके अंदर HTTP शामिल है, जिसके अंदर JSON RPC शामिल, ये दो मस्त पता होना चाहिए। अब क्या, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल इज एन ओपन प्रोटोकॉल, ठीक है। तो यानी ओपन सोर्स है प्रोटोकॉल से सारी चीजें हम ये बना के दे रहे ओपन सोर्स, और ओपन है, सब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, डेट इनेबल्स seamless integration between LLM application and external data sources and tool। तो MCP जो प्रोटोकॉल है, seamless integration LLM application, खेल नहीं होना मैंने। आप कोई भी LLM एप्लीकेशन जो बना रहे हैं, चाहे वो Gemini पे बना रहे हैं, Grok पे बना रहे हैं, या फिर OpenAI पे बना रहे हैं, seamless integration, यानी सेम कोड या सेम चीजें हैं। आप इसको चाहे OpenAI एजेंट के साथ बनाएं, GUI के साथ बनाएं, या AutoGen के साथ बनाएं, seamless integration हो रही है, सेम इंटीग्रेशन सबके ऊपर हो जाए। टूल कॉलिंग पावर थी ना, तो वो टूल कॉलिंग ही पावर को एनहांस कर रहा, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बना दिया कि किसी भी टूल को जब हम बनाते थे, हम डायरेक्टली उसकी जिम्मेदारी खुद होते थे, हमारे सर्वर पे चलता था। लेकिन अब उसकी जिम्मेदारी जो है एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल लेना, जिसका नाम है MCP, और MCP प्रोटोकॉल के तहत कोई भी टूल कॉल हुआ करेगा, उसका जो आंसर होगा सिर्फ दुनिया आसमा जाएगा। टूल जो हमारा चलेगा, पहले हमारे लोकल सर्वर पे चलता था, अब जो टूल चलेगा वो MCP का अलग से सर्वर होगा पे चलेगा। तो लॉर्ड भी जो है हमारे सर्वर से उनके MCP सर्वर पे चले जाते हैं, ठीक है। तो हमें ये पता चला कि MCP को अगर इस्तेमाल करते हैं ओपन प्रोटोकॉल, सीमलेस जो भी LLMs एप्लीकेशंस के फ्रेमवर्क्स हैं, आपका सेम कोड होगा सबके साथ इंटीग्रेट। बड़ी बात, हाँ तो जाहिर है ठीक है। मेरे सामने एक दफा टूल बना दिए, चलो अच्छा इससे एजेंट बनाने वाले कोई भी एजेंटिक फ्रेमवर्क इस्तेमाल करे, उसे कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ प्लगइन करेगा USB पोर्ट की तरह। जिससे होता क्या है, इससे आप करने का एक्सटर्नल डेटा सोर्सेस एंड टूल, तो जो भी एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन जो LLM के पास नहीं है, वो हम डेटा उसको दे सकते हैं, या फिर वो टूल हम दे सकते हैं जो कि LLM के पास नहीं। तो सीमलेस इंटीग्रेशन आपके साथ यानी आप कर सकते हैं। फिर है व्हाटएवर यू आर बिल्डिंग एन AI पावर्ड ID, आपने कर्सर को देखा है ना दोस्तों, AI पावर्ड ID कर्सर के साथ आप उसको इंटीग्रेशन कर सकते हैं MCP सर्वर से। सबसे पहले इसमें कर सकते हैं एनहांसिंग अ चैट इंटरफेस, तो आप उसको अगर कनेक्ट कर दें तो चैट इंटरफेस भी है, तो जब डेटाबेस से कनेक्ट हो रहा है, मुख्य जो हॉस्पिटल से टूल कॉल कर दो, उसका रिजल्ट है। और क्रिएटिंग कस्टम AI वर्कफ्लोज, तो आप यहाँ पे वर्कफ्लो भी बना सकते हैं कि पहले कौन सा टूल कॉल होगा, फिर कौन सा टूल कॉल होगा। MCP provide a standardized way to connect LLM with the context they need। ये स्टैंडर्ड वे बनते हैं। हमने कहा ना कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट, तो कॉन्टेक्स्ट में डेटाबेस है, मेमोरी है, बेतहाशा चीजें, उन सब के साथ जो एक स्टैंडर्ड तरीका पूरी दुनिया को दिया जा रहा है, वो आपके पास है कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट। तो अब देखिए यहाँ वो कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट किस तरह अप्लाई है, तो कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट कितनी पावर इसमें हमें मिलती जा रही है। तो MCP मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल ओपन प्रोटोकॉलिंग, प्रोटोकॉल का मतलब क्या है, पॉइंट A से पॉइंट B तक डेटा ले जाना और वापसी लाना, प्रोटोकॉल ही, ठीक है।
इस प्रोटोकॉल को इस्तेमाल अगर हम करें तो कोई भी एजेंटिक It's very फ्रेमवर्क है nearly उसके at साथ the हम top. टूल और एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन दे सकते हम हैं। लोग वहाँ आ जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा ये स्टैंडर्ड बन गया है जिसके जरिए हम किन किन चीजों को एनहांस कर रहे थे। एआई पावर आईडी हम यहाँ उस पर रखेंगे, चैट इंटरफेस को enhance बुरा होगा, करना यहाँ चाह कैद रहे हैं। कर देंगे। वैसे चैट का आपके रिस्पॉन्स ना हो, डेटाबेस के अंदर जाके डेटा इंसर्ट भी करें, अपडेट भी करें, रीड भी करें, वर्कफ्लोज बनाना चाह रहे हैं, और ये स्टैंडर्ड एक गिरा देंगे इधर से। अच्छा, this specification defines the authoritative protocol. यहाँ से Authoritative क्या है? बहुत वायरल। Authoritative protocol requirement based on diagnostic schema in schema TS. अच्छा, यहाँ पे ये सारी चीजें आ रही हैं। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीजें वो देख लेते हैं। MCP, देश, होस्ट क्लाइंट, ये तीन आपके पास पैरामीटर्स हैं। जिस तरह अपने एजेंट के तीन पैरामीटर्स थे, यहाँ भी आपके पैरामीटर्स हैं। और क्या इस्तेमाल कर रहा है दोस्तों प्रोटोकॉल के अंदर ये जेसन RPC 2.2, तो वही तो हमने देखा था। अच्छा, इसके अंदर ना कोई ओवरव्यू के अंदर मैं सिर्फ एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ। इसमें देखा तुम्हारे पास भी है क्या? कैसल का वो स्क्रीन पे तुम्हारी। USB पोर्ट का इन्होंने एक वर्ड इस्तेमाल किया था इंट्रोडक्शन ये में। गलाटा टावर है। हाँ, बस ये चीज हम पढ़ लें और उसके बाद आपके टेस्ट की तरफ हम आएंगे। यहाँ पे देखें, MCP is an open protocol standardized how application provide context to LLM. Think of MCP like a USB-C port for AI application. देखिए, USB पोर्ट आने से पहले जो आपकी USB पोर्ट आप लोग इस्तेमाल करें, वो आने से पहले हमारे पास प्रॉब्लम क्या थी? हमारे पास प्रिंटर आते थे, हमारे पास प्रोजेक्टर आते थे, हमारे पास इनपुट डिवाइसेस थे, आसानी हमारे के पास तौर पर। आउटपुट डिवाइसेस थे। कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए उसकी जो पोर्ट्स होती थी, PS2 पोर्ट्स वगैरह जो पुरानी मुख्तलिफ यानी आपकी क्या होती थी उसमें लाइक पिंस होती थी। तो अब क्या होता है, डेल बना रहा है उसकी पिंस अलग है, इंटेल बना रहा है उसकी अलग है। तो आपकी पोर्ट अलग होने की वजह से वो स्पेसिफिक हार्डवेयर में नहीं रख पाती। इंटेल की इंटेल में लगी, एप्पल की एप्पल में लगी। तो क्या हुआ, दुनिया पे जो ISO स्टैंडर्ड बनाता है उसने USB-C प्रोटोकॉल जो है वो स्टैंडर्ड कर दिया। USB, तो USB पोर्ट स्टैंडर्ड कर दी। कोई भी इनपुट डिवाइस बनाओ, आउटपुट डिवाइस बनाओ, उसके अंदर आप क्या लाएंगे? USB पोर्ट। तो अब आप देखिए, कोई भी माउस किसी भी दूसरे लैपटॉप के साथ, ब्रांड के लैपटॉप के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो USB आपके पास स्टैंडर्ड आपके पास पोर्ट आ गए, जिसकी बदौलत आप अपने माउस को या अपने कीबोर्ड को किसी भी दूसरे ब्रांड के हार्डवेयर के साथ कनेक्ट कर सकते हो। यही सेम पावर हमें USB-C वाली AI एप्लीकेशन हमारी कहीं भी बनी हुई है, चाहे वो किस पे बनी हुई है, आपकी एंट्रोपिक पे बनी हुई है, ग्लॉक पे बनी हुई है, OpenAI पे बनी हुई है, किसी भी फ्रेमवर्क पे बनी हुई है, हम अपने टूल्स को MCP की तरह USB पोर्ट की तरह उसमें प्लग इन करेंगे और वहां पहुंच जाएंगे। तो एक दफा आप टूल बनाएं MCP सर्वर से और फिर उसको किसी भी एजेंटिक फ्रेमवर्क के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हमें पता चल गया कि MCP मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, मॉडल भी पता है, कॉन्टेक्स्ट भी पता है, प्रोटोकॉल भी हमें पता चल गया। यहाँ पे प्रोटोकॉल कौन सा इस्तेमाल हो रहा है? जेसन RPC 2.0 इस्तेमाल हो रहा है। और आपका MCP सर्वर जो है वो USB पोर्ट की तरह है। इससे दो फायदे हो रहे, आपका एक USB की तरह एक सर्वर जिसके अंदर सारे टूल होस्ट हुए, आपने उसको इंटीग्रेट कर दिया अपनी AI एप्लीकेशन के साथ, OpenAI के साथ। अब इससे फायदा क्या? देखें, जब हमने ये स्टार्ट किया था नवंबर 2024, OpenAI SDK जब हमारे पास, यानी हम बात करें, एंट्रोपिक ने दो चीजें हमारे साथ शेयर की थी। एक है MCP और दूसरा वो बना रहा था क्या दोस्तों, हम जो पढ़ रहे थे डिजाइन पैटर्न एंट्रोपिक। तो इसने दोनों चीजें सेम डेट पे लॉन्च की, MCP सर्वर भी
और डिजाइन पैटर्न। अच्छा, तो अब उसने जो स्टैंडर्ड हम नवंबर 2024 में हमें दिया, उसका फायदा क्या था कि आप एक दफा एमसीपी सर्वर बना सारे के सारे। अच्छा, इसकी एग्जांपल लेना, गिटहब का इन्होंने एमसीपी सर्वर बना, एक एमसीपी टूल बना। अब इससे क्या फायदा है, अगर गिटहब का टूल पहले नहीं बना होता एमसीपी सर्वर, तो आपको मैं कहता है गिटहब से इंटीग्रेशन करना। तो आप चाह रहे हैं कि मैं एनएलपी के जरिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, नई वेब को बना दूं, कितनी पुट रिक्वेस्ट है, कितनी इश्यूज हैं, वो सारी चीजों का आंसर मुझे इंटरफेस पे कर दो। अगर एमसीपी सर्वर नहीं होता तो आप एक एक फंक्शन का स्कीमा बनाते, रिक्वेस्ट भेजने का, रिस्पांस आने का, आउटपुट स्ट्रक्चर, फिर दूसरी रिक्वेस्ट यानी बग्स को शेयर चैट करने का, जितनी भी चीज, तो आपको अच्छा खासा टाइम लगता है, मे बी आप 6 महीने लगा सिर्फ गिटहब से इंटीग्रेशन करने के। इन्होंने क्या किया एमसीपी सर्वर वालों ने, अच्छा नवंबर 2024 में जब ये लॉन्च हुआ था उस वक्त 1100 के करीब एमसीपी सर्वर लिख गए और कम्युनिटीज के ऊपर काम करके वो शेयर करते थे। तो जब उन्होंने गिटहब वाला एमसीपी सर्वर लिखा तो उससे क्या फायदा हुआ कि आज आपको गिटहब के साथ इंटीग्रेशन करनी है, अपने एलएलएम के साथ, तो गिटहब का एमसीपी सर्वर इसका फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, जो आपके कंप्यूटर के अंदर फाइल बनाना, क्रिएट करना, अपडेट करना, चीजों को सर्च करना, कंप्यूटर को जो ऑपरेट करता है फाइल मैनेजमेंट में आप अच्छा माइक्रोसॉफ्ट उसका एमसीपी लिख रहा है, तो अब क्या हुआ, आपने एमसीपी के दो पैरेलल के साथ कनेक्ट कर दिया, तो आपके कंप्यूटर में जितने ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो सारे आप एनएलपी के जरिए, एजेंट के जरिए बोल के करवा सकते हैं। वरना आपको टूल लिखना पड़ता है ना, फोल्डर कैसे बनेगा, फाइल कैसे रीड होगी, तो कितनी मेहनत करना पड़ती है, और ऐसा पैकेज वगैरह इस्तेमाल करके। तो इस तरीके से जितनी भी चीजें आप देखेंगे इन फ्यूचर, लाइक बिलियंस ऑफ आपके एमसीपी सर्वर्स चल रहे हैं। हम खुद भी सर्वर बना के होस्ट कर सकते हैं, या स्टैंडर्ड हमारे पास कोई सेंट्रलाइज्ड यूएसपी हो सकती है जहाँ पे हर कोई अपना एमसीपी सर्वर बना के रजिस्टर करवा सकता है। यानी पैरावर्सिटी का हम क्या बनाए, एक क्या बना देंगे दोस्तों, एमसीपी सर्वर, जिसके जरिए कोई भी हमारे पैरावर्सिटी की डेटाबेस से लाइक इंटरेक्शन कर सकता है, कितने स्टूडेंट कौन सा कोर्स करवा रहे हैं, कहाँ कहाँ कितनी सीट आपकी रिजर्व है या बाकी है, तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है हमारे एमसीपी सर्वर के जरिए जो हम देना चाहते हैं दुनिया में, वो हम एमसीपी सर्वर के ऊपर डिप्लॉय करके लिस्टिंग को ऐड कर देंगे, पूरी दुनिया के पास अवेलेबल हो जाएगी। किसी को भी पैरावर्सिटी के साथ इंटीग्रेशन करनी हो एलएलएम एजेंट एपीआई के साथ, वो सिर्फ हमारे एमसीपी सर्वर से कनेक्ट हो जाए। तो पहले जो हमारा टूल चलता था वो टूल हमारे हॉस्टेड जो हमने सर्वर किया है, जहाँ पे लोकल सर्वर हमारा चल रहा है वहां पे चलता है। इससे क्या फायदा हुआ, टूल जो हमारा चलेगा वो कहाँ चलेगा, आपके एमसीपी सर्वर। तो हमारे वाले सर्वर से लोड भी खत्म, और वो सर्वर नहीं चलता था, उसको चलाने की जिम्मेदारी भी हमारी होती थी, फंक्शन नहीं चलता था, फेल हो गया, अब उसको चलाने की जिम्मेदारी भी किसकी, एमसीपी सर्वर। तो एमसीपी एक स्टैंडर्ड वे बन चुका है, आप अपना एमसीपी सर्वर बनाएं और यूएसबी की तरह किसी भी एजेंटिक फ्रेमवर्क के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है। ये पावर है इसकी एमसीपी सर्वर। अच्छा, 11 बज चुके हैं, 2 घंटे का आपका टेस्ट, फिर लाइट्स ऑन करके सवाल ले लेते हैं और फिर आपका क्विज भी स्टार्ट करेंगे। तो काइंडली लाइट ऑन कर लीजिएगा, अब आप सवाल करें। उसके लिए क्या चाहिए, जारी है तुम्हारे लिए क्या करूं, हाँ चलिए सर। हाँ, तो पहले से हम लिख के दे देना, हम भी जो लिखेंगे तो उसके डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग हमें लिखना पड़ेगी, आपका कस्टमर एमसीपी सर्वर को पूरा बनाएंगे, ठीक है, सेम वही चीज, सब वही चीज, तैयारी भी नहीं तो करी। ये भी स्टैंडर्ड फॉलो करते हुए ही बना, ठीक है। अभी भी वो स्कीमा ही जाएगा, एलएलएम के पास वो स्कीमा ही जाएगा, तो स्कीमा पहले हम लिखते थे, ये लिखा लिखाया आपके पास एमसीपी सर्वर के अंदर उसका स्कीमा है, तो जैसे मैं उसको प्लग इन करूंगा तो उसका पूरा स्कीमा जो है टूल के अंदर शामिल हो जाएगा, कस्टमर उसको आप ओवरराइड कर सकते हैं। अच्छा, काइंडली लाइट्स जो है ऑन के लिए भी हम देखना जाना है तो चली जाओ, वैसे तो मैं नहीं आ रही है, क्या करोगी बैठ के, यार सर्दी वाला टेस्ट देना, चुप करो। फिर मुझे बताना क्या हुआ।